जितनी भी स्केल्स हैं, चाहे सेल्सियस स्केल है, चाहे फ़ारेनहाइट स्केल है, चाहे अपने पास केल्विन स्केल है, उनको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के ही बनाया जाता है। जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो अल्फा अपना वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं अल्फा हमेशा कांस्टेंट हो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अपना अल्फा वेरी करता है। तो जब हीट कर रहे हो तो हर चीज जूम हो रही है, हर चीज बढ़ रही है। तो ये जो कैविटी है ये क्यों पिचकेगी, ये भी तो क्या होगी, जूम होगी ना। तो हर चीज क्या हो रही है, जूम हो रही है, हर चीज जूम हो रही है। देखने में तो क्या लगता है कि सर एच इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी थोड़ी जाएगा। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी कैपिलरी ट्यूब होगी, इतनी बड़ी कैपिलरी ट्यूब नहीं। कैपिलरी ट्यूब कितनी बड़ी है, एल लेंथ की। तो जो हाइट आएगी वो एल के बराबर ही आएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और अमेजिंग से लेक्चर में, जो कि है अपने पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर। बेटा ये नया चैप्टर है, इसका मतलब पुराना चैप्टर खत्म हो गया। बिल्कुल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स खत्म हो गया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज जाकर यूट्यूब पर देखें या PW ऐप पर। इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, फॉर्मुलाज हैं, एप्लीकेशन हैं, बोनस चैप्टर है, एक तरह से नंबर ही नंबर बटोरते हैं बच्चे से। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, मैकेनिक्स 2 के अंदर हम लोग जितनी भी चीजें आ रही हैं उनकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया मैकेनिक्स 2 मैकेनिक्स 1 से काफी ज्यादा आसान है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ के जाने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में, इसके बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है। कौन कौन सी स्केल्स आती हैं ये भी देखेंगे। फिर आएगा थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग किसी बॉडी को क्या करें, हीट करते हैं तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, कूल करे तो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको। थर्मल स्ट्रेस, आपको इसमें स्ट्रेस के बारे में तो पता है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस क्या होता है वो आपको जानना है, ये आज हम लोग जानकर जाएंगे। तो सबसे पहले बहुत ही आसान चीज से स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर। आप लोगों ने बेटा 8th 9th 10th क्लास की बुक्स में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। या तो आप किसी का बॉडी का टेम्परेचर, या तो आप किसी बॉडी का टेम्परेचर हॉटनेस के हिसाब से बता दो कि कितनी गर्म है, ज्यादा गर्म है या कम गर्म है। ठीक है, या तो आप डिग्री ऑफ हॉटनेस के हिसाब से बता दो, या आप डिग्री ऑफ कोल्डनेस के हिसाब से बता दो कि ज्यादा ठंडी या कम ठंडी। ठीक है, तो टेम्परेचर कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ हॉटनेस के हिसाब से बात कर लो या डिग्री ऑफ कोल्डनेस के हिसाब से बात कर लो। टेम्परेचर क्या हो गया, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी क्या हो जाता है अपने पास, टेम्परेचर। तो बेटा ये तो थी 8th 9th 10th की डेफिनेशन, लेकिन जैसे ही आप अभी की क्लासेस में आए हो 11th क्लास में, तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर हम लोग उसको मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से रिलेट करके चलते हैं। ठीक है, बात क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या, एनर्जी होगी। तो बेसिकली हम लोग यहां पर टेम्परेचर को एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से लेकर चलेंगे, या बोलो कनेक्ट कर चलेंगे। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, सही है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को किससे कनेक्ट करके चलेंगे, किससे कनेक्ट करके चलेंगे, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ लग रही है बात। अब बेटा बात करी जाए स्केल की, तो आप लोगों को पता है हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पढ़ी हैं टेम्परेचर में। सेल्सियस स्केल पढ़ी है, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ी है, केल्विन स्केल पढ़ी है, हमने 3 स्केलें पढ़ी। लेकिन बेटा ये जितनी भी 3 स्केलें हैं ये किस हिसाब से बनाई गई, तो बेटा याद रखना, जितनी भी स्केल होंगी उनको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के को स्टैंडर्ड रख के ही बनाया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, जितनी भी स्केल्स हैं, चाहे सेल्सियस स्केल है, चाहे फ़ारेनहाइट स्केल है, चाहे अपने पास केल्विन स्केल है, उनको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड मान के ही बनाया जाता है। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को कभी कभी हम लोग आइस पॉइंट भी बोल लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को कभी स्टीम पॉइंट भी बोल लेते हैं। तो बेटा क्या मतलब हुआ कि बेटा जिस टेम्परेचर पर यानी जिस तापमान पर वाटर फ्रीज करता है, ठीक है ना, उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जम जाता है। और जिस तापमान पर वाटर क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लग पड़ता है, यानी बॉयल होने लग पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब देखते हैं हम लोग कि किस हिसाब से स्केल्स बनी है। देखो भाई साहब, अगर आप देखोगे ये सेल्सियस स्केल है, ये केल्विन स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल। अभी मैंने क्या बोला, इन सारी स्केल्स को वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड मान के ही बनाया गया है। यानी कि बेटा यहां पर और यहां पर
जो भी तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। बेटा सबके लिए क्या होगा? सेम होगा ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो वाटर क्या करता होगा? फ्रीज करता होगा। हाँ, बस रीडिंग सबने क्या दे दी? अलग अलग दे दी। सेल्सियस बोलता मैं फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोलूंगा, केल्विन बोलता मैं 273 केल्विन बोलूंगा, फ़ारेनहाइट बोलता मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलूंगा। नंबरिंग अलग अलग दे दी, या बोल दो रीडिंग अलग अलग दे दी। उसी हिसाब से जिस तापमान पर वाटर बॉईल करता है उसको सेल्सियस ने बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन ने बोल दिया 373 केल्विन, और फ़ारेनहाइट ने बोल दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जिस तापमान पर वाटर क्या करता है? बॉईल करता है, वो होगा तो सबके लिए सेम ही, बस सबने रीडिंग अलग अलग दे दी। ठीक है ना, इसको 100 अच्छा लग रहा है, 100 लिख दिया, इसको 373 अच्छा लग रहा है, 373 लिख दिया, उसको 212 अच्छा लग रहा था, उसने 212 लिख दिया। ऐसा करो, हम लोग अपनी एक स्केल और बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ए स्केल और बना लेते हैं। ठीक है, कौन सी स्केल बनाए? सब लोग अपनी अपनी स्केल बनाओ एक। ठीक है भाई, इस टेम्परेचर पे वाटर क्या कर रहा है? फ्रीज कर रहा है, यानी कि आइस पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे वाटर क्या कर रहा है? बेटा आप भी अपनी स्केल तो वाटर के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से बनाओगे कि अपने हिसाब से बना लोगे? दारू के उसके हिसाब से बना लोगे? दारू कितने ठंडी होती है, कितने गर्म होती है, पानी के हिसाब से बनाओगे। ठीक है ना, तो भाई साहब ये अपने पास क्या एक स्केल बनाने जा रहा हूं मैं। यहां पर क्या है? आइस पॉइंट है। ठीक है, आइस पॉइंट, कौन सा पॉइंट? आइस पॉइंट बोल लो या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो। और यहां पे स्टीम पॉइंट है। स्टीम पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक तरह वाटर का। किसका? वाटर का। तो बेटा आप बताओ, ये जो मैं स्केल बनाने जा रहा हूं इसका क्या नाम रखूं? ऐसे करते हैं, निब्बा स्केल है, निब्बा भाई की स्केल, निब्बा स्केल, यानी बातें इसमें डिग्री एन में होंगी। तो एक चीज बताओ, बताओ निब्बे के लिए आइस पॉइंट क्या रखें? वाटर का क्या रीडिंग रखें? क्या रखें? 10 20 30 क्या रखें? 20 रख लेते हैं। तो 20 डिग्री एन पे क्या करता है? निब्बे के लिए वाटर क्या करता है? फ्रीज कर जाता है। और ये कितना रखें? ये मान लेते हैं 200 डिग्री एन। 200 की रीडिंग पर, 200 डिग्री एन की रीडिंग पर क्या होता है? निब्बे के लिए जो वाटर है वो अपने पास क्या कर जाता है? बॉइल कर जाता है। इतनी क्लियर है कि नहीं? समझ लग रही है बात? ठीक है, वो बात अलग है कि यहां का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर, यहां का टेम्परेचर सेम होगा, बस रीडिंग सबकी अलग है। निब्बे की है 20, इसकी 0, इसकी 273, इसकी 32। समझ लग रही है बात? इतनी क्लियर है कि नहीं? और सिमिलरली ऊपर निब्बे के लिए बॉइलिंग पॉइंट की रीडिंग कितनी है? 200, इसके लिए 100, ये 373, इसके लिए 212। रीडिंग अलग अलग है लेकिन टेम्परेचर क्या है? सेम। अब बात करना, अगर मैं यहां पर देखूं, इधर पे, इधर पे, इधर पे, इधर पे, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक तरह से लगभग लोग सेम लेवल पर ही हैं। तो बेटा अगर सारे के सारे सेम लेवल पर हैं तो यहां का, यहां का, यहां का, यहां का सबका टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ये जो भी रीडिंग्स होंगी वो अलग अलग होंगी। टेम्परेचर सबका सेम होगा, यानी कि बॉडी को अगर छू के देखोगे तो सब में, सब केस में बॉडी क्या होगी? उतनी गर्म होगी। सब केस में बॉडी क्या होगी? उतनी गर्म होगी। लेकिन बस सब रीडिंग अलग अलग शो करेंगे, क्योंकि ये 20 और 200 के बीच में बना हुआ है, ये 0 और 100 के बीच में बना हुआ है, ये 273 373 के बीच में बना हुआ है, ये 32 और 212 के बीच। गर्म जो बॉडी होगी उतनी होगी सारे स्केल्स के केस में, लेकिन रीडिंग सब अलग अलग शो करेंगी अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने अपने स्टैंडर्ड स्केल की रीडिंग के हिसाब। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भाई साहब ये जो शो करेगी, ये कुछ समझो डिग्री एन में शो करती, ये किस में शो करेगी? ये डिग्री सेल्सियस में शो करेगी, ये केल्विन में शो करेगी, ये कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट में शो करेगी। इतनी क्लियर है कि नहीं? यानी कि सबका टेम्परेचर तो क्या होगा? सेम होगा, बस रीडिंग सबकी अलग अलग होगी। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल में। तो देखो तरीका क्या होता है, एक चीज समझना बेटा, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये क्या है? सारी की सारी क्या है? दिखाई पड़ रही ना आपको? ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ,
ये लेंथ। आप बोल सकते हो कि ये जो लेंथ है अपने पास, ये सारी की सारी एक तरह से क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल टाइप की हैं, ठीक है। और ये जो है अपने पास, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये भी आपस में क्या है, एक तरह से प्रोपोर्शनल टाइप की है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर दिस बाय दिस, इस स्केल के लिए दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ठीक है ना। वो क्या होगा सर, डिग्री n माइनस 20 डिग्री n डिवाइडेड बाय दिस क्या होगा, 200 डिग्री n, ठीक है ना, माइनस 20 डिग्री n, ठीक है। तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस यानी कि डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा सर, दिस कितना हो जाएगा, के माइनस 273, बेटा कैलविन के ऊपर कभी भी डिग्री नहीं आता, डिवाइडेड बाय 373 कैलविन माइनस 273 कैलविन इज इक्वल टू दिस बटा दिस, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, नहीं 212 नहीं, 320 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, इतनी चीज सबको क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कन्वर्जन करना है, मुझे कन्वर्जन करना है, मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में देखना है कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डिग्री एन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस, दिस कितना हो जाएगा, डिग्री एन माइनस 20 डिग्री एन डिवाइडेड बाय 200 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273, और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। इन सबको उठा के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो सर इससे आया क्या, अब देखो इससे क्या आया। अगर आप किन्हीं दो को पकड़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या करना होता, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना होता, तो आप सिर्फ दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, यानी कि इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इसको और इसको। अगर आप इसको पकड़ो तो देखो क्या होगा अपने पास, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन। समझ लग रही है। तो यहां पर देखो कितना आएगा अपने पास, यहां पर देखो क्या आएगा अपने पास, यहां पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 100 का डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय, ये भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कट गया। तो अगर आप देखो ध्यान से तो आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अपने पास डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, या बोल लो केल्विन कितना हो गया, डिग्री सेल्सियस प्लस, कन्वर्ट कर लिया। तो जब भी आपको करना हो कन्वर्ट तो आप यही करो, जिन दो स्केल्स को कन्वर्ट करना है उनको ऐसे बना लो, उनको ऐसे बना लो, और क्या करो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही करना, ठीक, इन दोनों कर दिया। अब मेरे को किसका करना है सर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देख लेते हैं। सेल्सियस फ़ारेनहाइट का मतलब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। तो यहां पर भी किया, दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, ये इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। देखो ये क्या है, ये है, और ये क्या है, ये है, ठीक है। इक्वेट कर दो भाई,
क्या आ जाएगा अपने पास सर, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इधर से डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा अपने पास 180। ये 0 0 हो गया, ये 9, ये 5। तो अगर आप देखोगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सिंपल। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया डिग्री सेल्सियस से। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से किसमें कन्वर्ट करना है अपने को, केल्विन में, तो क्या कर दो 273 ऐड कर दो, केल्विन आ जाता है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है तो उसमें 32 ऐड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाता है। वैसे ऐसे करते हैं हम लोग, अपनी वाली स्केल भी देख लेते हैं, निब्बा वाली स्केल, कि भाई साहब निब्बा स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या आएगा। तो आप क्या करो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, वही डिग्री एन माइनस 20 डिग्री एन माइनस 20 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 20 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। ठीक है, तो करके देखते हैं हम लोग क्या आएगा अपने पास। डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या था अपने पास, डिग्री एन माइनस 20 डिग्री एन डिवाइडेड बाय 200 डिग्री एन माइनस 20 डिग्री एन। ठीक है, तो देखो ये तो अपने पास 100 ही आ जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू डिग्री एन माइनस 20 डिग्री एन। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 180, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। तो अपने पास डिग्री एन कितना आ गया, ये आ गया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 20। तो भाई निब्बा स्केल भी बन गई, समझ लग रही बात। अगर आप डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर देते हो तो वो डिग्री एन में निकाल सकता है। तो आपको समझ आया कैसे करते हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये क्या है स्केल रीडिंग, जो भी स्केल की रीडिंग है यहाँ पर, माइनस ये क्या है सर, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर भी ये स्केल रीडिंग है, ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है स्केल रीडिंग यहाँ पर, और ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है स्केल रीडिंग, ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि स्केल की रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट एफ डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यही तो हर स्केल में किया है। तो जो भी आपको स्केल बनानी हो तो बस क्या करो, स्केल की रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कर दो, आंसर अपना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं। यही पूछा जाता है बेटा, कन्वर्जन पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता टेम्परेचर। पहले तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन अगर पूछा भी जाकर कर लोगे ना, क्या ये लल्लू सी चीजें हैं, ठीक है ना, क्या ये लल्लू सी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब तो कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन देख लो जल्दी से ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल्स, एट व्हाट टेम्परेचर इज अ रॉन्ग वर्ड, एट व्हाट रीडिंग, ठीक है ना, या एट व्हाट टेम्परेचर तो सही है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर जो रीडिंग आएंगी अपने पास दोनों में, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम आएंगी। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, चाहते हैं यहां पर टेम्परेचर की जगह आप क्या कर लो, रीडिंग, रीडिंग इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल। ठीक है ना, कौन से ऐसे टेम्परेचर पर जो सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट है उसमें रीडिंग सेम आएगी। देखो मतलब समझो पहले, आधों को तो मतलब ही समझ नहीं आता। देखो एक चीज बताओ, एक चीज सुनना मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये है, यहां पे टेम्परेचर जो है वही टेम्परेचर तो बेटा यहां पर है, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है। यहां पर वही टेम्परेचर, यानी तीनों का टेम्परेचर सेम है, यानी वही टेम्परेचर यहां पे, यानी कि चारों का टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर तो सबका क्या है, सेम है, चारों स्केल में सेम लेवल पर ही है, लेकिन सब में रीडिंग अलग अलग आएगी। क्यों रीडिंग अलग अलग आएगी? क्योंकि 0 है और 100 के बीच में बना हुआ है, ये 273 373। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी सर? यहाँ पे मान लेते कुछ भी अपनी तरफ से लिख दूं मैं, कुछ भी, ये 32 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे कुछ अलग रीडिंग आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे केल्विन के हिसाब से रीडिंग आएगी, 273 373 के बीच में लाई कर रही है। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी 32 और 212 के बीच में आएगी रीडिंग। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी 20 और 200 के बीच में रीडिंग आएगी, हिसाब से रीडिंग आएगी, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर तो सेम है ही है, साथ में रीडिंग भी क्या हो गई है, सेम। साथ में क्या हो गई है, रीडिंग भी क्या हो गई है, सेम। तो हमको वो टेम्परेचर बताना है जहां पर रीडिंग भी क्या है अपने पास, सेम है। अब समझ आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन क्या क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। यानी कि वो टेम्परेचर बताओ जहां पर दोनों की जो रीडिंग है ना वो भी क्या हो जाए अपने पास, सेम हो जाए। दोनों क्या करें, सेम रीड करें, रीडिंग सेम करें, ठीक है ना। कि अगर एक 32 करे तो दूसरा भी उसी टेम्परेचर पे 32 करे, इस हिसाब से। समझ लग रही बात? तो देखो, तो एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज, ठीक है ना। टेम्परेचर की रीडिंग कर लो, ज्यादा बेटर काउंट करता है। तो देखो हमको पता है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, या ऐसे बोल लो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है अपने पास, ये होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यही तो होता है, यही तो होता है। अभी तो सीखा हम लोगों ने कन्वर्जन, ठीक है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। तो उसने बोला कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर जिसमें दोनों की रीडिंग क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मान लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की रीडिंग क्या है, एक्स है, तो डिग्री सेल्सियस की भी रीडिंग क्या है, एक्स है, तभी तो रीडिंग सेम होंगी, ठीक है ना। यानी दोनों की रीडिंग क्या है, एक्स है। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट अगर एक्स दे रहा है तो डिग्री सेल्सियस भी क्या दे रहा है अपने को, एक्स ही दे रहा है। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग कितनी है अपने पास सर, एक्स है। समझ लग रही बात? अगर डिग्री फ़ारेनहाइट अपने को कुछ एक्स दे रहा है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, तो वही नंबर किस में शो हो रहा है, डिग्री सेल्सियस में, तभी तो रीडिंग सेम बोलूंगा ना। टेम्परेचर तो सेम है ही लेकिन उनकी रीडिंग भी सेम है, तो रीडिंग सेम कब बोलूंगा, जब जो नंबर यहां शो हो रहा है वही नंबर इसमें शो, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो नंबर शो हो रहा है वो डिग्री सेल्सियस, तो एक्स एक्स प्लस 32, ठीक है। इट इज क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इधर जाएगा अपने पास क्या जाएगा, -4x/5 इक्वल टू 32। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 जा जाएगा -40, यानी कि -40 पर -40 जो रीडिंग होगी उस पर टेम्परेचर भी सेम होगा और दोनों की रीडिंग भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि दोनों स्केल्स में उतना टाइम -40 ही शो हो रहा होगा, ठीक है ना। दोनों स्केल्स में क्या हो रहा होगा, -40 ही शो हो रहा होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो एक स्केल में आप -40 डिग्री सेल्सियस बोल देना, एक स्केल में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल देना। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, -40 डिग्री। समझ लग रही है बात? क्वेश्चन क्या था कि कौन से ऐसे टेम्परेचर पर दोनों की रीडिंग भी सेम हो जाए, यानी दोनों में सेम रीडिंग शो करे, दोनों में सेम नंबर शो करे, ठीक है ना। तो सेम नंबर क्या है, -40। समझ लग रही है बात? यानी कि -40 डिग्री पर चाहे आप सेल्सियस देखो चाहे आप फ़ारेनहाइट देखो, टेम्परेचर भी सेम है और रीडिंग भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लल्लू क्वेश्चन। और भी आप बना सकते हो, जैसे मैंने किस में बनाया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बनाया है, ठीक है ना। आप किसी और स्केल में बना लो, ठीक है। आप ऐसे बोलते बताओ कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे निब्बा स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों सेम रीडिंग शो करें, कर सकते हो ना। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसपे सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल दोनों सेम टेम्परेचर, कुछ भी ऐसा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, क्वेश्चन कर लोगे मुझे पता है, ठीक है भाई साहब। चलो, तो ये था टेम्परेचर की बात। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, बहुत छोटा सा टेम्परेचर, ये बहुत सिंपल सी चीजें थी क्योंकि मुझे पता आपको पहले से आती भी होंगी, कन्वर्जन तो आपको आता ही होगा, फॉर्मूले तो सबको याद भी होंगे, बहुत बेसिक से फॉर्मूले थे, कुछ ऐसा मैंने नया नहीं सिखाया। बस आप एक स्केल से दूसरी स्केल, कोई भी अननोन स्केल से कोई भी नोन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हो वो आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन
जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप क्या करते हो, किसी बॉडी को हीट करोगे तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और किसी बॉडी को अगर आप कूल करोगे तो वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इतना सबको पता ही है। देखो एक्चुअल में होता क्या है अपने पास, समझो अपने पास एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, इसकी लेंथ क्या है, एल है। अगर मैं क्या करता हूं, उसका डीटी से टेम्परेचर चेंज करता हूं, कितने से, डीटी से, टेम्परेचर डीटी, डीटी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डीटी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं इसका टेम्परेचर डीटी से चेंज करता हूं तो इसकी लेंथ में कितने से चेंज होगा, डीएल से। अगर डीटी से टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो डीएल से लेंथ बढ़ जाएगी, अगर डीटी से टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो डीएल से लेंथ हट जाएगी, ठीक है ना। तो डीटी क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और डीएल क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज इन लेंथ पॉजिटिव आएगा, यानी कि लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो लेंथ घट जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एल लेंथ की रॉड थी, उसका टेम्परेचर डीटी से चेंज किया तो इसकी लेंथ कितने से चेंज होगी, डीएल से। तो ये जो लेंथ डीएल से जो चेंज हुई है वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कितने से टेम्परेचर चेंज किया यानी डीटी। वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इनिशियल लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ पे भी डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ उतना ज्यादा क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा। समझ लग रही बात। अब क्या करते हो आप, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एल तो आएगी अपने पास, ठीक है ना, ये तो था ही, डीटी भी था अपने पास, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो अपने पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो ये आंसर बन जाता है डीएल बराबर एल अल्फा डीटी, एल अल्फा डीटी। अब बताओ अल्फा क्या है, अल्फा को हम लोग बेटा बोलते हैं, अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, किसका कोएफिशिएंट बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट बोलते हैं अल्फा को, ठीक है ना। इट इज क्लियर है कि नहीं। तो बेटा ये जो अल्फा है ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, आयरन का अल्फा अलग होगा, वुड का अल्फा अलग होगा, ठीक है ना, सबके अल्फा अलग अलग होते हैं, ठीक है। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। अल्फा क्या एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, अल्फा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। कॉपर का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, सबका अलग होगा, ठीक है ना। और अल्फा कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, अल्फा की जो वैल्यू देखोगे ना 10⁻⁻⁴ 10⁻⁵ में जाती है। तो अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना, अल्फा क्या है, बहुत छोटा है। आप यूनिट भी लिख सकते हो यहां से, ठीक है ना। अल्फा की यूनिट क्या होगी, ये मीटर कट जाएंगे, क्या आ जाएगी अपने पास, डिग्री सेल्सियस बोल लो या केल्विन, ठीक है। तो अल्फा किस में होगा अपने पास, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन में होगा। समझ लग रही है बात भाई। ये और ये तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/dt जाएगा ना एक तरह से। समझ लग रही बात। तो जब अपने पास यूनिट आएगी अल्फा की, यूनिट ऑफ अल्फा, ठीक है, यूनिट ऑफ अल्फा वो क्या हो जाएगी अपने पास, या तो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, या पर डिग्री केल्विन। समझ लग रही है बात। इसको ज्यादा बेटर तरीके से ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख सकते। तो जो यूनिट होती है अल्फा की वो पर डिग्री सेल्सियस होती है या पर डिग्री केल्विन होती है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो वैसे तो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो अल्फा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो अल्फा अपना वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं अल्फा हमेशा कांस्टेंट हो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अपना अल्फा वेरी करता है, ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ अल्फा वेरी कर रहा होता है। वैसे तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी भाई, एक मटेरियल के लिए तो क्या होता है, फिक्स होता है भाई। कॉपर के लिए फिक्स अल्फा, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स अल्फा, लेकिन हायर टेम्परेचर पे ये क्या करने लग पड़ता है, वेरी करने लग पड़ता है, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर पे क्या करने लग पड़ता है, वेरी करने लग पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर के साथ वेरी करने लग पड़ता है। तो अगर तो अल्फा कांस्टेंट है, अगर तो अल्फा कांस्टेंट है, पहले मान लेते हैं कि अल्फा वेरी नहीं कर रहा, तो भाई साहब अगर मैंने डीटी टेम्परेचर क्या किया है, चेंज किया है बॉडी का, तो कितना चेंज हुआ लेंथ में, डीएल, ठीक है। अगर मैं क्या करता बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करता,
अभी तो वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर किया है, वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ है। अगर मैं बहुत बड़ा चेंज करता टेम्परेचर में, ठीक है ना, चेंज बहुत बड़ा करता, मैं टेम्परेचर बड़ा नहीं कर रहा, चेंज बहुत बड़ा करता, समझ लग रही है? अगर मैं टेम्परेचर में चेंज बहुत बड़ा करता तो भाई लेंथ में भी जो चेंज आता वो बड़ा चेंज आता कि नहीं आता? समझ लग रही है? आप रिलेट कर पा रहे हो? तो भाई साहब ये तो था कि अगर dt का चेंज होगा तो dl का चेंज होगा किसमें? लेंथ में। अगर dt का चेंज होगा टेम्परेचर में तो dl का चेंज होगा किसमें? लेंथ में। तो अगर डेल्टा t का अगर चेंज हो रहा हो टेम्परेचर में तो क्या होगा? चेंज लेंथ में। तो मान लेते हैं डेल्टा एल हो रहा है। क्या मान लेते हैं? डेल्टा एल हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे वो? आप क्या कर दो, dl इज इक्वल टू एल अल्फा dt था, इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। कहां से कहां तक? सर इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं अपने पास क्या है, कुछ T1 है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ T2 है। समझ लग रही बात? इनिशियल टेम्परेचर कुछ T1 है, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T2 है। और इनिशियल लेंथ मान लेते हैं कुछ अपने पास क्या है, L0 है। और फाइनल लेंथ क्या है अपने पास, कुछ L डैश है। फाइनल लेंथ क्या है कुछ अपने पास, L डैश है। T1 टेम्परेचर पे जो लेंथ थी वो L0 थी, T2 टेम्परेचर पे क्या होगी, L डैश होगी। जैसे आप टेम्परेचर चेंज करो लेंथ भी तो चेंज कर रही। तो भाई साहब ये आ जाएगा अपने पास L डैश माइनस L0 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बोला, अभी के लिए जो अल्फा है वो क्या अपना कांस्टेंट है, अल्फा वेरी नहीं कर रहा। अभी के लिए मैं क्या मान रहा हूं, अल्फा कांस्टेंट है। तो अगर अल्फा क्या है अभी अपना कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल लेंथ है अपने पास, इनिशियल लेंथ है, अच्छा मैंने इनिशियल लेंथ को एल ले रखा है तो आप एल ही ले लो, इनिशियल लेंथ को क्या ले लो, एल ले लो, एल नॉट की जगह क्या ले लो, एल ले लो, ठीक है। इनिशियल लेंथ क्या है अपनी, एल है। तो हो क्या गया, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एल क्या है अपनी इनिशियल लेंथ है, वो तो फिक्स ही रहेगी, वो तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ थी, ठीक है, तो एल है, अल्फा भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी टी T1 से T2, ठीक है ना। अब कहीं किसी बच्चे के दिमाग में ये तो डाउट नहीं आ रहा सर इनिशियल लेंथ तो चेंज हो रही है, हाँ बेटा लेंथ तो चेंज हो रही है, लेकिन उसकी कोई इनिशियल लेंथ थी ना, वो तो बाहर आ ही जाएगी। इतनी क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज बताओ, ये क्या देगा, ये क्या देगा, डेल्टा टी देगा ना भाई, T2 माइनस T1 देगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल अल्फा T2 माइनस T1। समझ लग रही है बात? तो देखो क्या आया अपने पास, ठीक ना, अपने पास क्या आया, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू एल अल्फा T2 माइनस T1, ये आया अपने पास। ये क्या है अपने पास, बड़ा चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल बोल सकता हूं मैं। और ये क्या है, इनिशियल लेंथ एल अल्फा T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे फाइनल लेंथ क्या होगी, तो सर फाइनल लेंथ भी लिख सकते हैं। फाइनल लेंथ क्या होगी, ये होगी फाइनल लेंथ। एल डैश कितनी होगी, एल को उधर लेके चले जाओ और कॉमन ले लो, तो एल 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिख दो, डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूले कब लगा सकते हो आप, जब अल्फा क्या मान रखा है हम लोगों ने, कांस्टेंट मान रखा है। जब अल्फा क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। सिंपल सी चीज थी। कई बच्चे यहां से भी समझ जाते हैं कि सर अगर अल्फा कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल इजिकल टू, अगर एल अल्फा डेल्टा टी है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एल इजिकल टू एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। उनको इतना करने की जरूरत ही नहीं होती। जो तेज बच्चे होते हैं, तेज बुद्धि होते हैं, उनको पता है कि सर अगर अल्फा कांस्टेंट है तो अगर जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इधर डीएल की जगह इंटीग्रेट करके डेल्टा एल बन जाएगा, इधर इंटीग्रेट करके dt क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बन जाएगा। तो डायरेक्ट सीधा आंसर यही आ जाएगा, डेल्टा एल इजिकल टू एल अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। और फाइनल लेंथ क्या लिख सकते हो, एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन मान लो एक बार जेई मेंस में आ चुका है सवाल, लेकिन नीट में आने के पूरे चांसेस हैं, तो मैं साथ साथ में ये भी बताता रहता हूं कि भाई साहब कौन से सवाल कहां आ चुके हैं और कहां पर आने के और चांसेस हैं। तो अब यह सवाल नीट में आने के बहुत चांसेस हैं कि अल्फा वेरिएबल हो, जैसे अल्फा कुछ भी हो जाए, समझो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी। ए क्या है, कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ऐसे कुछ भी, एक कुछ भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है।
तो उस केस में क्या करेंगे? अब एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट माना था तो अल्फा बाहर आ गया था इंटीग्रेशन से। अगर कांस्टेंट ना माने तो अंदर ही पड़ा रहेगा, सिर्फ एल ही बाहर आएगा। देखो होगा क्या, dl इज इक्वल टू एल अल्फा dt था अपने पास, अगर इंटीग्रेट करोगे t1 से t2 तक, ठीक है ना, और ये क्या जाएगा अपने पास l से लेकर l डैश तक, l डैश माइनस l इज इक्वल टू l बाहर आएगा, अल्फा बाहर नहीं आएगा इस बार, t1 से t2। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, क्या है l, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है at स्क्वायर प्लस bt। इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट तो कर ही लोगे तो ये निकाल लोगे, यही तो क्या है अपने पास, डेल्टा एल है। समझ लग रही है बात? तो अगर अपने पास क्या हो, अगर अपने पास अल्फा वेरिएबल हो तो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आप डील करोगे, आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा बस। अगर अल्फा कांस्टेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर अल्फा कांस्टेंट तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई साहब अगर छोटा सा चेंज करोगे टेम्परेचर में dt तो चेंज लेंथ में क्या होगा, dl होगा। अगर बड़ा चेंज करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, सीधा डेल्टा टी और इधर डेल्टा एल आ जाएगा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिख सकते हो डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। तो ये आप तभी लिख सकते हो व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। और बेटा अल्फा जनरली वेरी नहीं करता, आपके पास 99.99% सवालों में अल्फा आपका वेरी नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई और पेपर में वो 0.001% वाला सवाल आ गया जिसमें अल्फा क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, आप लोगों को ये तरीका नहीं पता तो आप गुड़ गोबर करे आओगे वहां पर। समझ लग रही बात? इसलिए मैंने आपको यह भी बता दिया कि अल्फा अगर वेरी कर रहा है तो क्या अपन लोग करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। हम लोग मोस्टली सवालों में, यानी कि अब जितने भी सवाल होंगे उसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, अल्फा कांस्टेंट मानेंगे। अल्फा क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट मानेंगे, अल्फा वेरी नहीं कर रहा। तो बहुत सिंपल सा हो गया सर फॉर्मूला, अल्फा वेरी नहीं कर रहा तो डेल्टा एल क्या हो गया, यानी कि बड़ा चेंज हो जाएगा डेल्टा एल, यानी कि इनिशियल लेंथ एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। समझ लग रही है बात? इट इज क्लियर है कि नहीं? तो ये था लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि जो रॉड है उसका अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी लेंथ कितने से चेंज होगी, डेल्टा एल से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा एल से इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा एल से डिक्रीज कर जाएगी। तो ये था अपने पास किसकी बातें सर, ये बातें थी अपने पास लीनियर की। अब एरियल एक्सपेंशन आ जाता, कौन सा एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। एरिया वाइज भी तो एक्सपेंड कर सकती है कोई बॉडी। तो देखो भाई, समझो अपने पास ये क्या है, एक प्लेट है, इसकी एक साइड है L1 एक साइड है L2, ठीक है ना। एक प्लेट है, उसकी एक साइड क्या है L1, एक साइड क्या है L2। ये प्लेट है, ठीक है ना, 2D बॉडी है कोई प्लेट। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ये भी तो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब ये एक्सपेंड क्यों करेगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, दोनों की दोनों लेंथ क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। दोनों की दोनों लेंथ क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। एक्सपेंड किस लिए करेगी, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो इनिशियल एरिया मान लेते हैं क्या है, ए है, वो क्या हो जाएगा L1 इंटू L2। और जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, कितने से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, समझो डेल्टा टी से, डेल्टा टी से आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो फाइनल लेंथ मान लेते हैं क्या हो जाएगी, कुछ L1 डैश और कुछ L2 डैश, ठीक है ना। और फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, ए डैश। इनिशियल एरिया क्या था, L1 इंटू L2, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, L1 डैश इंटू L2 डैश। ये L1 कुछ L1 डैश बन जाएगी, बड़ी हो जाएगी, L2 कुछ L2 डैश हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ये फाइनल है। तो आप देखो मैंने आपको क्या लिखाया, फाइनल लेंथ क्या होती है, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, L1 डैश क्या हो जाएगी, यानी फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, इनिशियल लेंथ L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली L2 डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, यानी L2 डैश क्या है, फाइनल लेंथ, तो ये क्या जाएगी, इनिशियल लेंथ L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, क्या जाएगा ए डैश। अब देखो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा सर, L1 इंटू L2 एक साथ आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा होता है बहुत छोटा होता है, 10⁻3 10⁻⁻4 या 10⁻5 में वैल्यू होती है। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी ये तो बहुत बड़ी नहीं आएगी, कि अल्फा बहुत छोटा होता है। और याद करो अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x क्या हो, बहुत छोटा हो, इससे 1 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस
NX लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में अगर अल्फा डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा है किससे, 1 से, तो 2 उछल के अंदर आ जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, L1 L2 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अरे ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा करते हैं दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, या नीचे लिख देते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2, और ये 2 उछल के अंदर चला जाएगा ना, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x बहुत छोटा होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n में 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x बहुत छोटा होता है किससे, 1 से, तो n उछल के अंदर आ जाता है। उसी तरीके से क्या है यहां पर, ये अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो 2 उछल के अंदर आ जाएगा। तो L1 इंटू L2 क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा इनिशियल एरिया, और 2 उछल के अंदर आ जाए तो 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा। समझ लग रही है बात। तो फाइनल एरिया क्या आ गया, ए डैश क्या आ गया, इनिशियल एरिया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला, समझ आया कैसे किया। तो ए डैश क्या आ गया, ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। क्यों आया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि सर क्या था, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बन गया यहां पर, इसलिए 2 अंदर आ गया, तो क्या हो गया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनल एरिया क्या हो गया, इनिशियल एरिया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब देखो ये जो ए डैश है, जो कि क्या आया, फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये आया अपने पास फॉर्मूला। इसमें जो 2 अल्फा है ना, 2 अल्फा, उसको हम लोग बीटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बीटा। तो बीटा क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। इट क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश बराबर ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इट क्लियर है, समझ लग रही बात। चलो अब बात की जाए किसकी, अब ऐसे तो कोई 3D बॉडी भी क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। कौन सा एक्सपेंशन हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर किसी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे समझो कोई भी अपने पास क्यूबॉइड है, L1 L2, ठीक है, ठीक है, कितना गंदा सा क्यूबॉइड बना सर। ये अपने पास क्या है, एक क्यूबॉइड है, ये L1 है, ये L2 है, ये समझो लेंथ L3 है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, या सॉरी क्यूबॉइड का, वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा L1 इंटू L2 इंटू L3। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर मैं डेल्टा टी से इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, मान लेते हैं मैं डेल्टा टी से टेम्परेचर को क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, तो सारी लेंथ क्या कर जाएंगी, सारी लेंथ क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगे ना। वैसे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हर लीनियर क्वांटिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, यानी कि L1 भी क्या करेगा, बढ़ेगा, L2 भी बढ़ेगा, L3 भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो भी बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, L1 डैश फाइनल लेंथ, L2 डैश फाइनल लेंथ हो गई, और L3 की जो फाइनल लेंथ हो जाएगी वो L3 डैश हो जाएगी। भाई L1 की जो फाइनल लेंथ हो गई वो L1 डैश हो गई, L2 की फाइनल लेंथ L2 डैश हो गई, L3 की फाइनल लेंथ क्या हो गई, L3 डैश हो गई। अब हमको पता है कि सर V डैश क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम, L1 डैश क्या हो जाएगा, हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L2 डैश क्या हो जाएगा सर, L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और सिमिलरली L3 डैश क्या हो जाएगा, L3 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस बार बताओ L1 L2 L3 बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, L1 L2 L3, और ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है। वही चीज कि सर ये तो इनिशियल वॉल्यूम बना लेगा, और ये 3 उछल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, तो V डैश क्या बन जाएगा सर, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। बेटा सारी डेरिवेशन करा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए, ठीक है ना, डेरिवेशन नहीं छोड़ता मैं, कोई दिक्कत। तो देखो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आया V डैश, वो क्या आया, इनिशियल वॉल्यूम प्लस 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। जैसे बेटा हम लोग 2 अल्फा को बीटा बोलते थे, जिसको बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है ना, उसी तरीके से हम लोग 3 अल्फा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गामा। इसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो भाई मैं क्या लिख सकता हूं? वी डैश इज इक्वल टू वी यानी कि इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस 3 अल्फा को क्या लिख सकता हूं? गामा लिख सकता हूं, गामा डेल्टा। क्या गया? समझ आया क्या किया? तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं अपने पास। क्या हुई है जल्दी से एक बार मैं आपको रिकैप दे दूं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। हमने क्या पढ़ा कि सर अगर लीनियर चेंज हो रहा हो तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर, ठीक है ना। डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा? एल अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी? इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और अगर फाइनल लेंथ पूछता है एल डैश, वो क्या हो जाती है सर? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर एरिया में हो रहा होता तो फाइनल एरिया क्या हो जाता है? ए डैश हो जाता है इनिशियल एरिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी नहीं, 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। 2 अल्फा डेल्टा टी। अब 2 अल्फा को हम लोग क्या लिख लेते हैं? बीटा लिख लेते हैं। इसी को आप क्या लिख सकते थे? बीटा डेल्टा टी। समझ लग रही है बात? सिमिलरली फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है? अगर वॉल्यूमेट्रिक बॉडी को क्या कर रहे हो आप? हीट कर रहे हो, तो वी डैश क्या हो जाएगा अपने पास? इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी हो जाता। अब 3 अल्फा को क्या लिख सकते हो आप? गामा लिख सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? गामा डेल्टा टी। ये तीन चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी। ये था लीनियर, ये था एरियल, ये था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आपसे कोई पूछे अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा की रेशियो क्या होती है, तो सर अल्फा तो अल्फा होता है, बीटा क्या होता है अभी सीखा 2 अल्फा, और गामा क्या होता है अपने पास 3 अल्फा। तो अल्फा अल्फा कट गया तो अपने पास 1:2:3 ये रेशियो होती है। ये लल्लू से सवाल पूछ ले जाते हैं कभी कभी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्फा बीटा गामा? तो 1:2:3, 1:2:3 होती। तो हमको समझ आया कि अगर आप किसी भी बॉडी को हीट करते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है, ठीक है। यानी कि लेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी, एरिया होगा वो इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब एक चीज बताओ, डेंसिटी के बारे में पूछूं मैं आपसे, डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होती है? तो रो होता है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप किसी बॉडी को हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करता है, क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं सर। तो इसका मतलब अगर आप किसी चीज को हीट करोगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा लेकिन मास वही रहेगा, तो डेंसिटी क्या करेगी अपनी? डिक्रीज करेगी। डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो इनिशियल डेंसिटी क्या है? मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। वैसे फाइनल डेंसिटी क्या हो जाती है? अगर आप डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज कर देते, समझो इंक्रीज कर देते, तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाती? डेल्टा डैश बराबर मास तो वही रहता अपॉन फाइनल वॉल्यूम। अभी हम लोगों ने वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखा है वी डैश का। फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। अब जितने भी बेटा अल्फा हैं, जितने भी बीटा हैं, जितने भी गामा, सारे छोटे ही छोटे हैं, मैंने बताया आपको, क्योंकि बीटा भी क्या है 2 अल्फा है, गामा भी क्या है 3 अल्फा है, तो सारे क्या है छोटे ही हैं। तो ये -1 उछल के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपने पास? मास बाय वॉल्यूम 1 माइनस गामा डेल्टा टी। आया कि नहीं आया? तो बताओ मास बाय वॉल्यूम क्या है? सर ये तो इनिशियल डेंसिटी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला? ये तो इनिशियल डेंसिटी है भाई साहब, ये तो रो है अपने पास इनिशियल डेंसिटी। तो अपने पास फाइनल डेंसिटी क्या आ गई? ये आ गई इनिशियल डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है? सर इंक्रीज करता है, लेकिन डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, 1 माइनस गामा डेल्टा टी। समझ लग रही है बात? ठीक है बेटा। अब देखो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। थ्योरी पार्ट हो गया, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जो मैं करवाने जा रहा हूं खुद में क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंसेप्ट के रूप में करवाता हूं ताकि आप नोट्स बना सको बढ़िया से, उनको बाद में रिवाइज कर सको, वरना खुद में क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? बाय
मेटेलिक स्ट्रिप की। बाय मेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है? यानी कि दो मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप, ठीक है ना। एक समझो ये मेटल है और एक ये है, दोनों को आपने चिपका दिया और चिपका के रख दिया। चीज क्लियर है कि नहीं? दोनों को क्या चिपका दिया, चिपका के रख दिया। अब आपने क्या किया, दोनों को ऐसे चिपका दिया और आपने कुछ यहां पर ऐसा लगा रखा है साइड साइड पे कि दोनों साइड से नहीं बढ़ सकती। आपने कुछ ऐसा लगा रखा, कुछ भी ऐसा बना रखा है कि दोनों साइड से नहीं बढ़ सकती। अगर आप इनको हीट करते हो ना तो दोनों साइड से नहीं बढ़ सकती। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपने पास कोई एक रॉड है, ठीक है, अगर उसको मैं हीट करता हूं, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाता हूं तो रॉड ऐसे बड़ी हो जाती है ना, ठीक है ना। कितने से बढ़ गई? समझो डेल्टा एल से बढ़ गई। ऐसे तो होता है। अगर उसकी इनिशियल लेंथ एल थी, अब उसकी लेंथ कितनी हो जाती है? एल प्लस डेल्टा एल। अगर एक रॉड थी, उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था? टी था। आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी लेंथ कितने से बढ़ जाएगी? डेल्टा एल से बढ़ जाएगी। साइड से तो बढ़ेगी। लेकिन आपने क्या कर रखा है, कि एक ये रॉड है फर्स्ट रॉड, एक ये रॉड है सेकंड रॉड, दोनों को चिपका दिया है। ये समझो स्ट्रिप्स बोल लो, दो स्ट्रिप्स, एक फर्स्ट स्ट्रिप एक सेकंड स्ट्रिप, दोनों अलग अलग मेटल्स की हैं। यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है। आपने यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम बैठा रखा कि साइड से नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, डेल्टा टी से टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात, ये तो बढ़ेंगी। अब तुम साइड से नहीं बढ़ने दोगे तो ऊपर नीचे कहीं से बढ़ेंगी। अब तुम साइड से नहीं बढ़ने दोगे तो ऊपर नीचे कहीं से बढ़ेंगी। तो भाई साहब, इनिशियल लेंथ तो दोनों की क्या है सर? सेम है। इनिशियल लेंथ तो दोनों की क्या है? सेम है सर, एल है। इनिशियल लेंथ तो क्या है दोनों की? एल है। क्या बोल लो? इनिशियल लेंथ ले लेते हैं, एल नॉट है। इनिशियल लेंथ दोनों की क्या है? सेम है, एल नॉट है। डिफरेंट क्या है? सर दोनों को अल्फा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर भी दोनों का क्या है? सेम है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? डेल्टा एल इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ तो क्या है? एल नॉट। तो सेम क्या है दोनों के लिए? सर सेम तो क्या है? इनिशियल लेंथ है और टेम्परेचर चेंज है। डिफरेंट क्या है सर? डिफरेंट क्या है? अल्फा है। यही तो डिफरेंट है दोनों का, ये तो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अगर अल्फा दोनों का डिफरेंट है तो दोनों की चेंज इन लेंथ भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। लेकिन अगर आप साइड से नहीं बढ़ने दे रहे तो कहां से बढ़ेंगी वो? साइड से नहीं बढ़ने दे रहे तो कहां से बढ़ेंगी वो? समझ लग रही बात? तुम साइड से तो बढ़ने नहीं दे रहे तो कहां से बढ़ेंगी? ऊपर नीचे से बढ़ेंगी। अब ये कैसे डिसाइड करें कि सर कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि हमको पता है साइड से तो नहीं बढ़ने वाली, आपने कुछ फिक्स कर रखा है, साइड से तो बढ़ने नहीं वाली, तो ऊपर नीचे से बढ़ेंगी। तो सर कैसे बढ़ेंगी देखते हैं। अगर तो क्या है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। इफ क्या है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है इससे। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, क्योंकि ये और ये तो दोनों के लिए सेम है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा बढ़ना चाहेगी। तो पता है, अगर अल्फा 1 होगा अल्फा 2 से ज्यादा, अब साइड से तो बढ़ नहीं सकती, तो पता कैसे बढ़ेंगी? ऐसे हो जाएंगे। अब सर ऐसे फायदा क्या हुआ? देखो भाई, फायदा ही फायदा हुआ। साइड से तो बढ़ नहीं सकती थी, तो हुआ क्या, ये बेंड कर गई। क्या कर गई? बेंड कर गई। बेंड करने से क्या हुआ? बेंड करने से क्या हुआ भाई साहब? ये वाली जो लेंथ आ गई, अब जो इनिशियल लेंथ थी वो तो एल नॉट थी, अब ये जो लेंथ होगी वो तो अलग ही होगी ना, ठीक है ना। ये जो लेंथ होगी कर्व की वो क्या होगी? अलग होगी। अब मान लेते हैं यहाँ क्या कुछ L1 है, और इस वाली लेंथ को क्या मान लेते हैं, ये वाली कुछ, ये इस वाली रॉड के लिए है, वाली जो लेंथ है इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाली लेंथ को क्या मान लेते हैं? L1 मान लेते हैं। तो देखो हुआ क्या, हमको पता है कि भाई साहब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ तो बढ़ेगी। अब आप साइड से तो बढ़ने नहीं दे रहे, तो ऊपर नीचे से बढ़ती हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि अल्फा 1 ज्यादा था अल्फा 2 से, तो इसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होना था, इसका चेंज इन लेंथ कम होना था। बढ़नी तो दोनों ही थी, लेकिन ज्यादा कौन बढ़नी थी सर? ऊपर वाली, फर्स्ट वाली ज्यादा बढ़नी थी एज कंपेयर टू सेकंड वाली। आप इधर से तो बढ़ने नहीं दे रहे, ठीक है ना, तो ऊपर नीचे से बढ़ेंगी।
तो इसलिए वो क्या कर गई, बेंड कर गई। ठीक है, अब उन्होंने ऐसी शेप क्यों ली, क्योंकि अल्फा 1 ज्यादा था अल्फा 2 से, तो ये ज्यादा बढ़ती ये कम बढ़ती, बढ़ती तो दोनों, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ती, ये वाली फर्स्ट वाली, कम कौन बढ़ती, सेकंड वाली। समझ लग रही बात, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, अल्फा 2। ठीक है, तो इसलिए जो फाइनल लेंथ होगी, L1 क्या है अपने पास, फाइनल लेंथ है, ठीक है ना, L1 क्या है, फाइनल लेंथ है, या बोलो L1 डैश क्या है अपने पास, फाइनल लेंथ है, और L2 डैश क्या है, सेकंड वाले की फाइनल लेंथ। तो L1 डैश क्या है, फर्स्ट वाले की फाइनल लेंथ, और L2 डैश क्या है, सेकंड वाले की फाइनल लेंथ। तो L1 डैश क्या होगी, ग्रेटर देन L2 डैश होगी, तभी तो ऐसा हो पाएगा। ये L1 डैश ऊपर आए और L2 डैश नीचे आए, तभी तो L1 डैश बड़ी होगी ना L2 डैश से, तभी ऐसी शेप आई। और खुद सोचो, अगर ऐसा होता इफ अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 होता तो कैसे बैंड करती, तो सर ऊपर की तरफ बैंड करती, ताकि L2 डैश नीचे की तरफ आए, ज्यादा हो जाए, ऐसा आता ना, समझ पा रहे हो बेटा, ऐसे बैंड करती। ठीक है, समझ लग रही बात। तो ये अपने पास इस तरीके से होता, तो इस बार ये हो जाती है अपने पास क्या भाई, ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है। अगर अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, तो जो फाइनल लेंथ होगी वो 1 वाली की ज्यादा होगी 2 वाली से, तो ऐसे बैंड कर जाएंगी, ऐसे बैंड कर गई। लेकिन अल्फा 2 ज्यादा है अल्फा 1 से, तो 2 की जो फाइनल लेंथ होगी वो 1 से ज्यादा होगी, तो वो ऐसे बैंड कर जाएंगी। समझ लग रही है बात, तो ऐसे बैंड कर गई। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास L1 डैश, और नीचे वाला क्या हो गया अपने पास, L2 डैश, ये क्या होगी, L2, पहली लेंथ L2 डैश होगी। तो अब यहां पर क्या है अपने पास, L2 डैश ज्यादा है किससे, L1 डैश। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अल्फा 2 क्या है, ज्यादा है अल्फा, याद रखना ये चीज यहां पर हो रही है। समझ लग रही बात, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें मेरी समझ से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक अपने पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, अगर अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है ना, अगर अपने पास एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, तो ऐसे होगा, और अगर अल्फा 2 अल्फा 1 से ज्यादा है, तो सिंपल। समझ लग रही है बात, इतनी क्लियर है। तो इतनी चीज तो समझ आनी चाहिए अपने पास कि अगर अपने पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ऊपर वाले का अल्फा ज्यादा है नीचे वाले से, तो ऊपर वाली ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू नीचे वाली, साइड से तो बढ़ नहीं सकते इसलिए बैंड होंगी, तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी इस तरीके से। अगर नीचे वाले का अल्फा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले का, तो नीचे वाले की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू ऊपर वाले की, बढ़ेगी दोनों की, लेकिन नीचे वाले की ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू ऊपर वाले की, तो ये ऐसे बैंड हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा ना, L2 डैश क्या है, L1 डैश से ज्यादा ही है, तभी ऐसा आ सकता है जब अपने पास ऐसी शेप हो। और देखो इसमें सवाल कैसा पूछा जा सकता है, एक तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि बैंड कैसे करेंगे, और कैसा सवाल पूछा जा सकता है, समझो क्या है कि अपने पास एक ये होता, बैट मेटेलिक स्ट्रिप होती, यहां से आपने फिक्स कर दिया L0 क्या थी, इनिशियल लेंथ थी, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। ठीक है, आपको दे रखा है कि आपने डेल्टा टी से क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है, डेल्टा टी से टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, और दे रखा है सवाल में कि अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात हमको समझ आता है कि सर ये ऐसे बेंड करेंगे, इस तरीके से ऐसे बेंड करेंगे भाई, साइड से तो बढ़ नहीं सकती। तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा 1, ये हो जाएगा अल्फा 2। अब देखो सवाल में कैसे क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, सबसे पहले ये चीज बताओ, ये आर्क टाइप का बन गया, तो आर्क का तो क्या होगा, कुछ सेंटर होगा, इसको ओ मान लो, सेंटर मान लो, एक तो सर्कल टाइप का बन गया ना, आर्क टाइप का। ठीक है, अभी ऊपर वाली लेंथ को क्या मैं बोल रहा हूं, ऊपर वाली लेंथ को मैं बोल रहा हूं ये L1 डैश है, और जो नीचे वाली लेंथ है तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, L2 डैश है। और हमको पता है कि L1 डैश क्या है, ज्यादा है L2 डैश से, कौन ज्यादा बड़ा, फिर ऊपर वाली रॉड ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पर एंगल कितना बन रहा है,
थीटा बन रहा है। अब एक चीज बताओ, दोनों रॉड, अब एक ये रॉड है एक ये रॉड है, दोनों रॉड आर्क बना रही हैं। अब दोनों आर्क के लिए एंगल तो क्या है, सेम ही है ना, एंगल तो क्या है, सेम ही है। बस इसके लिए जो रेडियस, इसको अगर मैं R1 बोल देता हूं, और इस वाली का रेडियस अगर मैं क्या बोल देता हूं, R2, समझना मेरी बात को बेटा, इसका रेडियस क्या बोल देता हूं मैं, R2, या ऐसे बोल दो, ये जो दूसरी वाली रॉड है उसका रेडियस को क्या बोल देता हूं मैं, R2 बोल देता हूं, और जो पहली वाली रॉड है ऊपर वाली, या बोल लो स्ट्रिप है अपने पास, उसका रेडियस बोल दूं R1। समझ लग रही बात? जो ऊपर वाली है, जो ऊपर वाली है, जो ऊपर वाली है उसका रेडियस R1 बोल दिया, जो नीचे वाली है उसका रेडियस R2 बोल दिया। समझ लग रही बात? जो ऊपर वाली है उसका रेडियस R1 बोल दिया, जो नीचे वाली है उसका रेडियस R2 बोल दिया। अब आप लोगों को तो पता ही है कि सर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर, आर अपॉन रेडियस। तो सर पहली वाली के लिए क्या हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा L1 डैश बाय R1, ठीक है ना। और दूसरी वाली के लिए थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा L2 डैश बाय R2। और हमको पता है कि सर दोनों थीटा तो इक्वल हैं, दोनों थीटा तो इक्वल हैं, दोनों के लिए थीटा तो क्या है, इक्वल ही है। तो L1 डैश बाय R1 इज इक्वल टू L2 डैश बाय R2, ये फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है ना। अरे ये फॉर्मूला लगा लोगे, और L1 डैश क्या होगा सर, अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा L1 डैश, और L2 डैश क्या होगा सर, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होगा। पुट कर लेना, चीजें फाइंड कर लेना। आपको और क्या दिया हो सकता है सवाल में, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या मेंशन कर सकता है सर, थिकनेस मेंशन कर सकता है। सर थिकनेस मान लेते हैं कुछ डी दे दी, थिकनेस डी दे दी, तो अगर आपको एक रेडियस पता है तो दूसरा रेडियस कैसे निकाल सकते हो, आर प्लस डी करके ना। कभी कभी क्या होगा कि आपको R2 और R1 दोनों नहीं देगा, कि एक ही देगा, समझो R2 दे दिया आपको, तो अगर वो थिकनेस दे दे दोनों की मिला के D, तो अपने पास R1 क्या हो जाएगा, एक तरह से R2 प्लस डी। तो ये मैंने एक तरह से पूरा कंसेप्ट ही बता दिया कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। आपको क्या दे सकता है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप साइड से बढ़ नहीं सकती, डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया, अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, तो ऐसा शेप बन जाएगी, ठीक है ना। अब जो भी सवाल पूछा हमको पता दोनों का थीटा तो सेम ही होगा, तो L1 डैश बाय R1 इक्वल टू L2 डैश बाय R2, इक्वल कर दिया, L1 डैश L2 डैश आपको पता चल गया। मान लो सवाल में R1 और R2 दोनों नहीं देता, कोई एक देता है, तो अगर आपको R2 पता है तो R1 कितना हो जाएगा सर, R2 प्लस डी हो जाएगा अपने पास R1। ये चीजें कर लेना, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है, अभी तक तो नहीं आया लेकिन आ सकता है, ठीक है। चलो, ये था अपने पास किसका कंसेप्ट, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का था। अब देखो एक सवाल और आता है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन क्या है, समझो अपने पास सर एक प्लेट है, एक क्या है, प्लेट है, ठीक है, कोई भी प्लेट समझ लो, स्क्वायर प्लेट समझ लो, एक स्क्वायर प्लेट है, उस पर मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या किया, एक कैविटी कर दी, ठीक है। ये आपको एक प्लेट बना के दिखाता हूं बढ़िया से, तभी मजा आएगा। आज मजा ले ही लेते हैं सर, बहुत दिन से मजे नहीं लिए। ये एक अपने पास क्या है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, इसमें कलर भर देते हैं, काफी टाइम से कलर शलर नहीं भरे, ठीक है, ग्रीन कलर कर दें। एक समझो अपने पास एक स्क्वायर प्लेट है, उस पर मैंने क्या किया, एक कैविटी कर दी, ठीक है, कैविटी कर देते हैं। कैविटी कर दी मैंने, दिखाई पड़ रहा है? एक अपने पास स्क्वायर प्लेट थी, उसमें मैंने कैविटी कर दी, तो मटेरियल कहां भरा, ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन, ठीक है ना, किसी भी मेटल की बनी हो सकती है। अब देखो सर, इस कैविटी का जो रेडियस है, सर्कुलर कैविटी, उसका रेडियस क्या है, आर है, और ये जो प्लेट है स्क्वायर प्लेट, उसकी एक साइड किसके बराबर है सर, ए के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर तो मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं, इंक्रीज कर रहा हूं टेम्परेचर, हीट कर रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं, देन देन क्या क्वेश्चन, देन
द एरिया ऑफ कैविटी, ये जो कैविटी है उसका एरिया, कैविटी विल क्या करेगा? सबसे पहला ऑप्शन इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन रिमेन सेम, या चौथा ऑप्शन पता नहीं। फिर पता ही नहीं हमें, हम तो ऐसे बस जो ऐसा बता देते हो कोई मान लेते हैं। आप ना बताओ, आप ना कहो तो ना, आप हाँ कहो तो हाँ, पता नहीं। बताओ सोचो क्या होगा? प्लेट का जो एरिया है उसकी बात हो रही है, कैविटी के एरिया की बात हो रही है? कैविटी के एरिया की। कैविटी का जो एरिया है यानी कि जो कैविटी है और बढ़ेगी कि पिचक जाएगी? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कैविटी बढ़ेगी पिचक जाएगी? बेटा इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमको लगता है ऐसा है कि पिचक जाएगी। बच्चों को पता क्या लगता है कि जब हम लोग प्लेट को इंक्रीज करेंगे तो प्लेट क्या करेगी? साइड से बढ़ेगी, जहां पे मटेरियल भरा है, ये यहां पे मटेरियल भरा है ना, तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन जब ये बढ़ेगा तो ये कैविटी से पिचक जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। कैविटी भी क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर, कैविटी का एरिया भी क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। बेटा क्यों? क्योंकि बेटा हर लीनियर क्वांटिटी का हर लीनियर क्वांटिटी का क्या होता है एक तरह से, या बोलो हर लीनियर क्वांटिटी क्या करती है? बढ़ती है जब हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर क्या बोल रहे हो, क्या लीनियर क्वांटिटी क्या? देखो बेटा सुनना मेरी बात, हमको पता है, स्टार्टिंग से एकदम आते हैं। हमको पता है कि जब मैंने क्या किया था, एक रॉड थी, उसका टेम्परेचर अगर मैंने डेल्टा टी से समझो बढ़ाया था, तो उसकी लेंथ कितने से बढ़ी थी? डीएल से बढ़ गई थी। डेल्टा टी से अगर मैंने क्या किया था, या बोलो dt से अगर मैंने क्या किया था, उसका टेम्परेचर को बढ़ाया था, अगर मैंने उसके टेम्परेचर को dt से बढ़ाया था, dt क्या वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो उसकी लेंथ dl से बढ़ गई थी। वही अगर मैं क्या करता, डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाता तो डेल्टा एल से बढ़ जाती। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी लीनियर क्वांटिटी है, यानी कि जैसे लेंथ है अपने पास, ठीक है ना, रॉड के पास तो क्या है? लेंथ है। थिकनेस तो नेग्लिजिबल मान रखी थी रॉड की हम लोगों ने। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लीनियर क्वांटिटी को, जैसे लेंथ क्या एक लीनियर क्वांटिटी है, रेडियस भी क्या एक लीनियर क्वांटिटी है, डायमीटर भी क्या है? एक लीनियर क्वांटिटी है। क्योंकि वन डायमेंशन चीज है ना, जो भी वन डायमेंशन चीज है उनको लीनियर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर क्वांटिटी। तो जो भी वन डायमेंशन चीजें हैं वो क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगे अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज। समझ लग रही बात? देखो अगर ये एक रॉड थी, ये भी तो वन डायमेंशन थी, लेंथ क्या है? वन डायमेंशन है, लीनियर क्वांटिटी है। अगर मैंने dt से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसकी लेंथ dl से चेंज हुई, dl से इंक्रीज कर गई। वैसे अगर मैं डेल्टा टी से चेंज करता तो डेल्टा एल से हो जाती, अगर अल्फा कांस्टेंट होता। सिमिलरली एरियल एक्सपेंशन की बात करूं तो एरिया क्यों बढ़ा? क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हुई है। एरिया का बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि लेंथ चेंज हुई, क्योंकि लीनियर क्वांटिटी चेंज हुई है। तो इसका मतलब जब भी आप किसी भी बॉडी को हीट करते हो तो उसकी जो लीनियर क्वांटिटीज हैं वो कम ज्यादा होती हैं, यानी चेंज करती हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लीनियर क्वांटिटीज बढ़ेंगी, यानी कि लेंथ रेडियस वगैरह सब कुछ बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर क्या करते हो, डिक्रीज करते हो, तो कम होंगी। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया डेल्टा टी से, तो ये L1 चेंज हो गया, L1 डैश हो गया, L2 चेंज हो गया, L2 डैश हो गया, इसलिए एरिया चेंज हो गया, A डैश हो गया। सिमिलरली अपने पास ये वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने क्या किया, L1 L2 और L3 उसमें चेंज देखा। क्यों देखा? क्योंकि आपने टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाया। तो जब आपने L1 L2 L3 में चेंज देखा, L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश, तभी तो फाइनल वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ, V डैश हुआ। समझ लग रही है? तो बेसिकली एरिया का जो एक्सपेंशन है वो किसकी वजह से? क्योंकि लेंथ एक्सपेंड कर रही है, लीनियर क्वांटिटी एक्सपेंड कर रही है। वॉल्यूम का भी जो एक्सपेंड होने का जो रीजन है वो क्या है? क्योंकि लेंथ क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, लीनियर क्वांटिटी एक्सपेंड कर रही है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर भी क्या है बेटा, जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, तो जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज होंगी, अब लीनियर क्वांटिटी क्या क्या है सर? ए है, साइड क्या है? लीनियर क्वांटिटी ना, वन डायमेंशन है। रेडियस भी क्या है? लीनियर क्वांटिटी है। तो सर अगर ए इंक्रीज करेगा तो आर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर आर इंक्रीज करेगा तो कैविटी का एरिया भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये तो थोड़ी होगी टेक्निकल टर्म, थोड़ा फील दिलाऊं। देखो हमको पता है कि सर एक्चुअल में जो बॉडी है उसका
जो साइज है वो इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो चेंज होती है। ये तो रीजन होता होगा। अगर एक रॉड बढ़ती है तो क्यों बढ़ती होगी? क्योंकि उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता होगा, वो बढ़ता होगा। तो अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो भाई ये जो मटेरियल है वो फैल रहा है। लेकिन सर मॉलिक्यूल यहां पर और यहां पर भी तो है पेरिफेरी पर, तो इनके बीच का भी तो डिस्टेंस चेंज होता होगा ना, ये भी बढ़ता होगा। तो अगर सर ये बढ़ेगा तो ये भी तो फैलेगी ना, ये भी तो क्या करेगी? फैलेगी। हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, तो ये भी तो फैलेगी ना। तो आप देखो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के हिसाब से भी सोच सकते हो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ लग रही बात? हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा और बढ़ेगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। तो क्या करेगा? जो कैविटी है उसका एरिया भी क्या करेगा? बढ़ेगा। वरना आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप हीट करते हो किसी बॉडी को तो हर लीनियर क्वांटिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसलिए आर भी इंक्रीज करेगा तो एरिया भी क्या करेगा? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको आया है समझ तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फाइनल एरिया क्या होगा कैविटी का, तो फाइनल एरिया क्या होगा? ए डैश, वो हो जाएगा पाई इंटू आर डैश का स्क्वायर। आर डैश क्या है? फाइनल एरिया। इनिशियल एरिया सर क्या था? आर था, तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? आर डैश, वो हो जाएगा इनिशियल एरिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब भाई साहब आर तो क्या है? एक तरह से लीनियर क्वांटिटी है ना, तो अल्फा यूज करेंगे, ठीक है ना, जैसे लेंथ के लिए करते थे एल डैश इक्वल टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वैसे ही आर डैश क्या हो जाएगा? आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ए डैश क्या हो जाएगा अपने पास? सर हो जाएगा पाई इंटू इसका स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो ए डैश पाई आर का स्क्वायर, यानी कि ए डैश इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया क्या लिख सकता हूँ? पाई आर लिख सकता हूँ ना। देखो भाई इनिशियल एरिया क्या लिख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर। फाइनल एरिया क्या लिख दिया? ए डैश इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर, क्योंकि आर ही चेंज हो रहा होगा। ठीक है, आर डैश क्या है? आर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैंने पुट किया यहाँ पर आर डैश की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर पुट करी। पाई आर का स्क्वायर ए बन गया, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, देखो वही बन गया अपने पास। ए डैश इक्वल टू ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा। बताओ जो फाइनल एरिया है वो बढ़ रहा है ना, देखो कैविटी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखो बढ़ रहा है। इसको आप बीटा बोल सकते हो। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना। और मैं आपको एक फील और दिलाऊं, एक फील और दिला सकता हूं। जैसे आपने क्या किया होगा, जैसे इसको हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। क्यों सर फोटोग्राफिक? आपने कभी देखा होगा आपके पास कोई भी इमेज है मोबाइल में, तो अगर आप उस इमेज को जूम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो उस फोटो में, आप क्या करते हो? अपनी इमेज को जूम कर रहे हो। आप अपनी इमेज को अगर जूम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आपका ये थोड़ी है कि नाक और मुंह आपका पिचक जाता होगा। अगर आप इमेज को जूम कर रहे हो तो आपका आंखें भी जूम होती होंगी, मुंह भी जूम होता था, होंठ भी जूम होते होंगे। तो ठीक है ना, इसका मतलब जब हीट कर रहे हो तो हर चीज जूम हो रही है, हर चीज बढ़ रही है। तो ये जो कैविटी है ये क्यों पिचकेगी? ये भी तो क्या होगी? जूम होगी ना। तो हर चीज क्या हो रही है? जूम हो रही है, हर चीज जूम हो रही है। समझ लग रही बात? हर चीज क्या कर रही है? जूम कर रही है। देखो हर चीज क्या करेगी? जूम करेगी। ये भी चीज क्या करेगी? जूम करेगी। ये समझ आया? समझ लग रही बात? ऐसा ही होता है जब आप जूम करते हो हर चीज को ना, तो कोई भी चीज पिचकती नहीं, हर चीज जूम होती है, हर चीज बढ़ती है, हर चीज एक्सपेंड करती है। इसको आप थोड़ा सा उससे रिलेट करके भी समझ सकते हो। ठीक है, हो सब सब मैंने बढ़िया मेड कर दिया। ओ क्या हो गया? वापस आ जाओ, जैसे थे हो जाओ। ये बॉय, नाइस बॉय, नाइस, गुड। ठीक है, ये और ऊपर क्या था अपने पास लिखा हुआ? फोटोग्राफिक। समझ आया? तो अगर आप किसी पिक्चर को फोन में अगर आपने जूम करते हो तो हर चीज जूम होती है। ये थोड़ी ना कि आपने ऐसे मुंडी को जूम किया तो आपके नाक आंख दांत पिचक गए, ऐसा थोड़ी ना। समझ लग रही है? तो अगर आप एक्सपेंड करोगे तो हर चीज एक्सपेंड करती है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगता है कि कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दो ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है, उससे आप बाकी सवाल इजी फटाफट 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 उड़ाते चलते हैं। रीज क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? समझो अपने पास एक बीकर है, ठीक है,
बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। अभी आप देख के बता सकते हो कि जो बीकर का वॉल्यूम है वही लिक्विड का वॉल्यूम है, क्योंकि एकदम फुल तक भरा हुआ, अप टू द ब्रिम, टॉप तक भरा हुआ एकदम लिक्विड, अप टू द ब्रिम कहते हैं, टॉप तक भरा हुआ, एकदम टॉप तक, ठीक करें। तो ये जो बीकर है उसका वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो है अपने पास गामा बी, और लिक्विड का क्या है, गामा एल। तो आपसे कंडीशन पूछी गई है गामा बी और गामा एल में, गामा बी और गामा एल में, कि लिक्विड डज नॉट फ्लो आउट ऑफ द बीकर, जो लिक्विड है वो बीकर से बाहर ना निकले, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन होगी गामा बी और गामा एल में। अब देखो बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करता हूं, यानी कि हीट करता हूं पूरे सिस्टम को, तो हीट करने से क्या होगा, एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, यानी कि बीकर भी बढ़ेगा और लिक्विड भी बढ़ेगा। अब अगर हो क्या गया कि लिक्विड ज्यादा बढ़ गया और बीकर कम बढ़ा, तो लिक्विड बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर बीकर ज्यादा बढ़ा तो लिक्विड बाहर नहीं निकल के आएगा ना, लिक्विड ज्यादा समझ पा रहे बात, कि अगर बीकर ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू लिक्विड, आपने क्या किया, डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो अगर तो अपने पास लिक्विड की एक्सपेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बीकर, तो लिक्विड बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर बीकर की एक्सपेंशन ज्यादा है किससे, लिक्विड से, तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा। और मान लो अगर लिक्विड और बीकर की दोनों एक्सपेंशन क्या है, बराबर है, दोनों बराबर एक्सपेंड हुए, तो क्या रहेगा, फिर भी अप टू द ब्रिम ही रहेगा, बढ़ तो जाएंगे लेकिन अप टू द ब्रिम रहेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो हमको समझ आता है कि सर जो एक्सपेंशन होगी, ठीक है ना, जो भी एक्सपेंशन होगी, एक तरह से मैं बोल सकता हूं क्या होगी, डेल्टा वी, ठीक है ना, वो क्या होती है, इनिशियल वॉल्यूम वी इंटू गामा डेल्टा टी लिख सकता हूं। अरे जैसे डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूं, वैसे डेल्टा वी बराबर वी यानी इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा डेल्टा लिख सकता हूं। अब दोनों क्या, वी तो सेम है इनिशियल, जो भाई साहब लिक्विड का वॉल्यूम है वही किसका वॉल्यूम है, बीकर का, और दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है सर, गामा। बेटा जिसका गामा ज्यादा होगा उसका ही तो क्या होगा, चेंज ज्यादा होगा वॉल्यूम में। अब हम चाहते हैं कि कोई भी लिक्विड बाहर ना निकले, कोई भी लिक्विड बाहर ना निकले, बिल्कुल भी लिक्विड बाहर ना निकले, तो होगा क्या कि अपने बीकर को ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए एज कंपेयर टू लिक्विड, यानी कि जो बीकर का जो गामा होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किससे, लिक्विड के। बीकर का गामा ज्यादा होगा तो बीकर ज्यादा एक्सपेंड करेगा एज कंपेयर टू लिक्विड। समझ लग रही बात, ऑब्वियस सी बात है, जिसका गामा ज्यादा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो बीकर का गामा ज्यादा तो बीकर ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लिक्विड कम एक्सपेंड करेगा, तो अंदर ही रह जाएगा कुछ। लेकिन अगर इक्वल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होगा क्या, दोनों बराबर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अप टू द ब्रिम ही रहेगा हमेशा लिक्विड, लेकिन बाहर नहीं आएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो ऐसे छोटेंगे पुटेंगे सवाल आ सकते हैं आपके पास कि भाई क्या कंडीशन हो दोनों के गामा में, कि भाई साहब जो लिक्विड है वो बाहर फ्लो ना करे, यानी कि ओवरफ्लो ना करे। तो ऑब्वियस सी बात है, बीकर का जो अपने पास गामा होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो लिक्विड के गामा के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। समझ लग रही है बात। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, ये खुद में क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कंसेप्ट के रूप में बता दिया। समझ लग रही है बात, तो ये चीजें कर लेना। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, जैसे कि ये गुड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सर, गुड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको एक रिजल्ट भी सिखाऊंगा मैं। अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैज डिफरेंस इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अपने पास दो रॉड है, कौन कौन सी, एक कॉपर रॉड है 88 सेंटीमीटर की, एक एल्यूमिनियम रॉड है अननोन लेंथ की। समझो एक कॉपर रॉड है, ये कॉपर की सीयू की, और एक एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है ना, एल। इसकी लेंथ बोल देता हूं मैं L1, इसकी लेंथ बोल देता हूं L2। A copper rod of 88 centimeter and aluminium rod of unknown length has difference in length independent of increase in temperature। इसकी तो लेंथ दे रखी है 88, लेकिन इसकी लेंथ पता नहीं है, इसकी लेंथ L2 ही मान लेते हैं।
और कह क्या रहा है कि जो दोनों का जो लेंथ का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो L1 माइनस L2 होगा, भाई इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाओ, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ बढ़ रही है। यानी कि L1 भी इंक्रीज हो रहा है, L2 भी इंक्रीज कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो एक चीज बताओ, दोनों का डिफरेंस कब कांस्टेंट रह सकता है? ठीक है, जब क्या हो कि सर आपने समझो क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया, तो L1 कितने से इंक्रीज किया हो, समझो कुछ डेल्टा L से इंक्रीज किया हो, ठीक है ना। अब फाइनल लेंथ क्या हो गई, L1 प्लस डेल्टा L। L2 कितने से इंक्रीज किया हो सर, वो भी डेल्टा L से इंक्रीज किया हो, तभी तो दोनों कट के वापस क्या आ जाएंगे, डेल्टा L सेम ही तो आ जाएंगे। तभी तो उनका जो डिफरेंस है लेंथ में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दोनों की जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तभी तो जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहेगा। समझ लग रही है? तो अगर वो बोल रहा है कि दोनों की जो लेंथ में जो डिफरेंस है वो क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि कांस्टेंट है, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करने में इसमें चेंज आया होगा उतना ही इसमें आया होगा, ठीक है ना। तो दोनों का जो चेंज आया होगा वो क्या आया होगा, सेम आया होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और हमको पता सर चेंज क्या होता है, डेल्टा एल, ये होता है एल अल्फा डेल्टा टी। समझ लग रही है बात? तो यानी कि जो कॉपर वाली रॉड है उसका चेंज और जो एल्यूमिनियम वाली रॉड है उसका चेंज वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो कॉपर वाली रॉड का चेंज लिख देते हैं हम। कॉपर वाली रॉड का जो चेंज आएगा वो हो जाएगा, वो इनिशियल लेंथ L1 है, अल्फा 1 कॉपर का मान लेते हैं इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल्यूमिनियम वाली का चेंज ये क्या हो जाएगा, L2 इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अब सर डेल्टा टी और डेल्टा टी कट गया, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये रिलेशन आ गया अपने पास। इसी रिलेशन से सवाल निकल जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, L2 पूछी गई अपन से बेसिकली, ये जो अननोन लेंथ है वो पूछी गई है। L1 ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, यहां पे अल्फा 1 आएगा, ठीक है ना। L1 अपने को ऑलरेडी पता है और अल्फा 1 भी दे ही रखा है कॉपर का, अल्फा 2 भी दे रखा है एल्यूमिनियम का, L2 पूछा हुआ है। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से आंसर जो आ जाएगा निकल के वो आ जाएगा अपने पास L2 बराबर L1 अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। L1 कितना है, L1 है अपने पास, कितना है जल्दी बोलो। L1 है अपने पास 88 सेंटीमीटर, 88। अल्फा 1 कितना है, 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है ना, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है, 10⁻⁻⁵। इज क्लियर है कि नहीं? तुम ये देखते हो सर क्या कार्यस्थानी करते रहते हो, बिगाड़ते रहते हो, मिटाते रहते हो, लिखते रहते हो, क्या करें, जगह कमी पड़ जाती है तो क्या करें हैं? तो 88 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, कॉपर की है भाई साहब, वो कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय अल्फा 2 कितना है सर एल्यूमिनियम का 2.2 इंटू 10⁻⁻⁵, तो 10⁻⁻⁵ से 10⁻⁻⁵ उड़न छू। अब बताओ, देखो भाई साहब 2.2 से 88 कितने में जाएगा सर, 4 जाता तो ये कितना जाएगा अपने पास 40, ठीक है। तो 17 और 4, 7 4 जा 28 और ये 68 सेंटीमीटर इज आंसर। समझ लग रही है बात? इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने ये वाला रिजल्ट याद कर लेना है, जब भी अपने पास इस टाइप का सवाल आए कि भाई साहब दो रॉड हैं, दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है लेंथ का वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये याद भी कर लो, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन था सर, गुड क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ L and 2L हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली, दो रॉड है L और 2L लेंथ की और उनके कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है अल्फा और 2 अल्फा, आर कनेक्टेड एंड ऑन एंड, यानी कि एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, एक की लेंथ क्या है अपने पास L है और दूसरे की लेंथ क्या है अपने पास 2L है, एक का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है अल्फा है, दूसरा कितना है 2 अल्फा। समझ लग रही बात, दोनों को एंड एंड से बना दिया। द एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के एवरेज पूछा, मतलब अल्फा एवरेज पूछा है, एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा एवरेज पूछा है। बेटा इसको अल्फा इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, सवाल में जरूरी नहीं कि हर बार एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोले, वो आपसे ये भी बोल सकता है कि भाई साहब आप ये बताओ कि इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा। तो कभी कभी सवाल में, क्योंकि जेई मेंस में एक बार आ चुका है, उन्होंने अल्फा इक्विवेलेंट पूछा था ना कि अल्फा एवरेज, ठीक है ना। तो यही फायदा होता है कि भाई साहब अगर मैं आपको ऐसे कनेक्ट करता रहता हूं ना, हाँ जेई मेन में ही आ चुका, तो आपको कोई नई टर्म पता चलती तो आपको पता चल जाती है कि हाँ सर अगर इस जगह ऐसी टर्म आ गई तो हम घबराएंगे नहीं, इसका मतलब यही है। तो अल्फा एवरेज और अल्फा इक्विवेलेंट क्या है अपने पास, सेम ही है, इक्विवेलेंट। अरे जैसे हम लोग वहां पे नहीं करते थे, बहुत सारे अपने पास रेजिस्टर सीरीज में जाते थे, आर इक्विवेलेंट क्या होता था R1 + R2 + R3, वही चीज है यहां पर। तो अपने पास क्या है, दो रॉड्स क्या है आपस में सीरीज में लगी हुई, कैसे लगी हुई सीरीज में, तो अपने को क्या निकालना है अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है या बोलो अल्फा एवरेज निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों रॉड की जगह जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना लेते थे, यहां पे एक इक्विवेलेंट रॉड बना लेता हूं, ठीक है ना। अब बताओ उस रॉड का जो अल्फा क्या होगा, वो तो सर अल्फा इक्विवेलेंट यही तो फाइंड करना है सर, क्या बात कर रहे हो। लेंथ कितनी होगी सर L + 2L यानी कि 3L होगी। अरे समझ लग रही बात, L + 2L यानी कि 3L होगी, हमको तो अल्फा इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब देखो ये जो रॉड है, जो हम लोग इक्विवेलेंट रॉड बनाई, ये क्या है इक्विवेलेंट रॉड है, इक्विवेलेंट रॉड। इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या होता है कि भाई साहब अगर आप इन दोनों को हटा दो ना और इसको लगा दो तो ये वही काम करे जो ये दोनों मिलके कर रही थी, यही तो मतलब होता है इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्या करो, अरे हटो जाओ, अगर आप क्या करो इन दोनों रॉड की जगह इसको लगा दो, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो सेम ही आंसर आएंगे इसमें जो इसमें आ रहे थे। समझ लग रही बात, ये चीज क्लियर है कि नहीं, सेम ही चीजें मिलेंगी, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। अब है क्या कि भाई साहब मान लो अगर मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी से चेंज करता हूं, ठीक है, इंक्रीज करता हूं, तो सर इसकी लेंथ कितनी बढ़नी थी, सर इसकी लेंथ बढ़ जानी थी कुछ, इसको फर्स्ट रॉड मान लेते हैं, इसको सेकंड रॉड मान लेते हैं। तो सर फर्स्ट रॉड की जो लेंथ में चेंज आना था वो डेल्टा L1 आ जाना था, और सेकंड रॉड की जो चेंज लेंथ में चेंज आना था वो डेल्टा L2 आ जाना था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब जो इनका रिजल्ट है वो इसका आ जाए। तो यानी कि इसमें मान लेते हैं कुछ क्या आ जाएगा, डेल्टा L इक्विवेलेंट आ जाना था चेंज लेंथ में। तो मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट का, सर डेल्टा L इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, डेल्टा L1 + डेल्टा L2। अरे वही तो मतलब हुआ ना भाई कि भाई साहब ये जो इक्विवेलेंट रॉड है ये इन दोनों के जैसा काम करे। अब जो इसमें चेंज आ रहा, जो इसमें चेंज आ रहा, जो इतना नेट चेंज आ रहा वो अकेले इसमें आ जाए, तभी तो इक्विवेलेंट बोलूंगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। तो भाई साहब डेल्टा L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, अभी सीखा ना डेल्टा L क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी, तब से यही तो फॉर्मूला सीख रहे हैं, डेल्टा L = L अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ क्या है इक्विवेलेंट वाले की, सर 3L है इनिशियल, तो 3L इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा L1 क्या है सर, इनिशियल लेंथ इसकी L है, तो L कोफिशिएंट क्या है अल्फा इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर तो सबका डेल्टा टी से चेंज किया, और डेल्टा L2 क्या है 2L अल्फा डेल्टा टी। अरे समझ लग रही बात, 2L इंटू, अच्छा 2 अल्फा है वहां पे, 2L इंटू लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ क्या है इसकी, इनिशियल लेंथ क्या है 2L है, इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब बताओ क्या क्या कट जाएगा अपने पास, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कटेगा, L L L उड़ जाएगा। तो अपने पास बताओ अल्फा इक्विवेलेंट कितना आया, अल्फा इक्विवेलेंट या बोल लो एवरेज, अल्फा एवरेज वो कितना आएगा अपने पास, सर अल्फा + 4 अल्फा यानी कि 5 अल्फा और डिवाइडेड बाय 3। अरे समझ आया,
इस तरीके से करते हैं। आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं बढ़िया सा, मजा आ जाएगा। आपके लिए फॉर्मूला बना देता हूं। देखो ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L1 है, इसका अल्फा 1 है। एक दूसरी रॉड है, लेंथ L2 है, अल्फा 2 है। ठीक है, इट क्लियर है कि नहीं? इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, अल्फा 1 अल्फा 2। अपन से पूछा जा रहा है जो इक्विवेलेंट आएगी अपने पास, उसका अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा, लेंथ कितनी होगी सर? L1 प्लस L2 ही होगी। तो आप देख सकते हो कि जो अल्फा इक्विवेलेंट आएगा ना, वही कर लेना, वही सेम चीज। ठीक है ना? अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसमें डेल्टा L1 का चेंज, इसमें डेल्टा L2 का चेंज, तो डेल्टा L इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। ठीक है ना? डेल्टा टी कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। याद कर लो ये। ठीक है ना? अगर अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रॉड्स को जोड़ दिया जाए तो ऐसे करते हैं। तो अगर आपको जितनी चीजें समझ से, ये देखो रटवाया तो है नहीं, समझाया है पूरा। रटवा तो वैसे भी नहीं रहा मैं कुछ भी, हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक देके समझा देता हूं। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि सर ये आई चीज कहां से, ये समझ आया? ठीक है, ये आपने क्या किया, इसकी इक्विवेलेंट रॉड बना ली। तो अल्फा इक्विवेलेंट बोल लो, अल्फा एवरेज बोल लो, बात एक ही है। ठीक है भाई साहब? चलो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहो, तभी पार नैया होगी। अब देखो आज का लास्ट टॉपिक आज की क्लास का क्या आ जाता है? आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है अपने पास? थर्मल स्ट्रेस। आसान सा टॉपिक है। हाँ वो बात अलग है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ठीक है, आना चाहिए। थर्मल स्ट्रेस क्या है? थर्मल स्ट्रेस क्या है? हम लोगों ने स्ट्रेस तो पढ़ा था। स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे भाई साहब स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस तो यहां पर भी वही है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस क्या है ये समझते हैं। जैसे समझो अपने पास एक यहां पर दीवार है और एक यहां पर दीवार है। इन दोनों दीवार के बीच में मैंने क्या किया, एक रॉड लगा दी, फिक्स कर दी। ठीक है ना? दीवार से सीमेंट लगा के दोनों साइड से रॉड फिक्स कर दी, रॉड हिल नहीं सकती अब। ठीक है ना? और ऊपर से भी कुछ लगा रखा है मैंने कि भाई साहब रॉड ऐसे बेंड भी नहीं कर सकती, वरना स्ट्रिप वाले में क्या होता था, रॉड बेंड कर जाती थी ना ऐसे। अरे स्ट्रिप वाले में क्या होता था, अगर इधर से तुम नहीं बढ़ने दो रॉड को, अगर हीट करो तो ऐसे बेंड कर जाती थी ना, इस तरीके से। बायोमेटेलिक स्ट्रिप करवाया था ना अभी, ऐसे बेंड कर जाती थी। लेकिन यहां पे आपने कुछ ऐसा लगा रखा है कि ये कुछ ऐसा लगा रखा है, यहां पर भी ऐसे कुछ दीवार होगी ऐसे ऊपर से या नीचे से, कुछ ऐसा है कि ये ना ऐसे बढ़ सकती है ना बेंड हो सकती है। कुछ करने नहीं दे रहे आप, कुछ भी करने नहीं दे रहे आप। समझ लग रही है बात? मतलब कहीं से भी तुम कुछ करने नहीं दे रहे, ये मतलब है। इट क्लियर है कि नहीं? तो अपने पास क्या एक रॉड है जो कि दो दीवार के बीच में फिक्स है, और अगर आप क्या करते हो, इसका टेंपरेचर इंक्रीज करते हो डेल्टा टी से, तो ये बढ़ना तो चाहती है, बढ़ना तो चाहती है। इसकी लेंथ क्या है? एल है। थर्मल कोफिशिएंट क्या है? अल्फा है। और मान लेते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? वाई है। ठीक है? तो एक रॉड है, आपने दो दीवारों के बीच में फिक्स कर रखी है, और आप क्या कर रहे हो, डेल्टा टी से टेंपरेचर बढ़ा रहे हो, तो बढ़ना तो चाहेगी। कितने से बढ़ना चाहेगी सर? डेल्टा एल से। वो कितना होता है सर? एल अल्फा डेल्टा टी। सर इतने से बढ़ना चाहती वो, इनिशियल लेंथ क्या है? एल, कोफिशिएंट अल्फा डेल्टा टी। लेकिन आपने इसको बढ़ने दिया है क्या? नहीं दिया। आपने इसको बढ़ने दिया है क्या? नहीं दिया, क्योंकि ये बढ़ नहीं पा रही। क्योंकि ये बढ़ नहीं पा रही, इसलिए क्या आ गया इसके अंदर? स्ट्रेस आ गया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस। बेटा आप क्या कर रहे हो, टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो लेंथ तो क्या होती है इसकी? इंक्रीज होती। लेकिन क्योंकि आपने दो दीवारों के बीच में फिक्स कर रखा है, ना आप साइड से बढ़ने दे रहे हो ना ऊपर नीचे से बढ़ने दे रहे हो, तो क्या आ गया? स्ट्रेस आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस। तो आप तो कहोगे सर स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया, यहां पे फोर्स कहां से लग रही होगी? देखो सोचो, अब ये रॉड बढ़ने की कोशिश कर रही होगी, ये मुक्का मार रही होगी दीवार पे, अरे भग जा यहां से, अरे भग जा यहां से, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। लेकिन दीवार तो नहीं बढ़ने दे रही भाई साहब, दीवार बहुत स्ट्रांग है, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट, तो दीवार कैसे फोर्स लगा रही होगी? अरे तुम नहीं जाओगी, तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे। दीवार ऐसे फोर्स लगा रही होगी रॉड के ऊपर, और रॉड कैसे फोर्स लगा रही होगी बढ़ने के लिए?
अरे बढ़ने दो भाई साहब, ये पिंक पिंक रॉड फोर्स लगा रही दीवार पे, अरे बढ़ने दो प्रभु बढ़ने दो। लेकिन जितनी रॉड फोर्स लगा रही है दीवार पर, दीवार भी क्या लगा दे रही है, उतनी फोर्स लगा दे रही है। तो कहती रॉड थम जा, हम तेरे को बढ़ने ना देंगे। समझ लग रही बात? अरे ठीक है प्रभु। तो बेसिकली यहां पर जो स्ट्रेस आ रहा है, जो स्ट्रेस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? एक रॉड थी एल लेंथ की, अल्फा उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अगर दीवार नहीं होती तो बढ़ती, कितने से बढ़ती सर? इतने से बढ़ती। लेकिन अब तो तुमने दीवार लगा दी है दोनों तरफ, बढ़ने दे नहीं रहे हो। तो बढ़ना चाहिए, वो तो फोर्स मार रही होगी दीवार पर। कितनी फोर्स मार रही होगी सर? ये एफ फोर्स मार रही होगी। लेकिन अगर दीवार बढ़ने नहीं दे रही तो दीवार उतनी ही फोर्स रॉड को मार रही होगी। तो इसी फोर्स की वजह से क्या आ रहा है अपने पास? स्ट्रेस आ रहा है। समझ लग रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो अपने? तो स्ट्रेस क्या होता है सर? स्ट्रेस होता है अपने पास फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या, ये थर्मल स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? थर्मल स्ट्रेस। तो भले ही थर्मल स्ट्रेस हो, लेकिन स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, ठीक है ना। और याद करो, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस बराबर वाई इंटू स्ट्रेन। अरे पढ़ा था ना हुक्स लॉ? अरे पढ़ा था प्रभु की नहीं पढ़ा था? तो सर थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? एफ बाई ए तो लिख ही सकते हो, लेकिन सवाल में कभी आपको फोर्स नहीं देगा। सवाल में कभी फोर्स नहीं देगा कि सर इतनी फोर्स लगा रही है दीवार, या रॉड लगा रही है दीवार पे इतनी फोर्स। वो पता क्या देगा कि भैया एक रॉड है, दो दीवार के बीच में फंसी हुई है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बताओ थर्मल स्ट्रेस क्या होगा? सर स्ट्रेस अगर फोर्स बाय एरिया होता है तो सर स्ट्रेस वाई इंटू स्ट्रेन भी तो होता है। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। अब एक चीज बताओ, ये जो रॉड है ये कितना बढ़ती? सर इतना बढ़ती, इतना नहीं बढ़ पा रही, तभी तो स्ट्रेस आ रहा है। तो अपने पास डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा डेल्टा टी। पुट कर सकते हो ना यहां पर? तो वाई डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। दिस इज सिंपल थर्मल स्ट्रेस। अरे समझ आया? तो सिंपल सी कहानी मैंने आपको बताई कि एक रॉड को जो आपने दो दीवार के बीच में फिक्स कर दिया और टेम्परेचर कर रहे हो इंक्रीज, तो बढ़ना चाहती है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रही। कितने से बढ़ना चाहती है सर? इतने से बढ़ना चाहती है, इतने से बढ़ना चाहती है। अब क्योंकि बढ़ नहीं पा रही, इसलिए वो क्या कर रही है? दीवार पे फोर्स लगा रही है। भाई साहब हमें जाने दो, हमें जाने दो, कैद कर दिया, लेकिन दीवार भी उतनी फोर्स लगा दे रही है, ठीक है। तो जो थर्मल स्ट्रेस आ रहा है उसको एफ बाई ए तो लिख ही सकते हैं, साथ में क्या लिखते हैं? वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल बाई एल, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। ये बेसिकली ये वो वाला स्ट्रेन है जो कि हो नहीं पा रहा है। समझ लग रही बात? इतना वो बढ़ना चाहती थी, तो आ गया वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस सिंपल है अपने पास, थर्मल स्ट्रेस टी स्ट्रेस यानी कि थर्मल स्ट्रेस, ये कितना हो जाएगा अपने पास? वाई अल्फा डेल्टा टी। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे ही नन्हे पुन्ने क्वेश्चन आते रहते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो रॉड कितनी फोर्स लगा रही होगी दीवार पर? तो सर फोर्स अपॉन एरिया तो इसके बराबर है, ठीक है ना। तो फोर्स कितनी हो जाएगी सर? फोर्स हो जाएगी एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई अल्फा डेल्टा टी। अरे समझ आया? कोई पूछ ले कि सर मैं बताओ कितनी फोर्स लगा रही होगी रॉड दीवार पर? सर इतनी लगा रही होगी। फोर्स बाय रॉड ऑन दीवार, ऑन वॉल। पूछ ले, छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हो। नेट फोर्स नहीं पूछी, सिर्फ फोर्स पूछी है। नेट फोर्स तो जीरो ही होगी, ठीक है। इट क्लियर है? अरे बाबू क्लियर है। यह थर्मल स्ट्रेस अपने पास, ठीक है। इट इज क्लियर है? वैसे अपने पास क्या बोल सकते हो, अभी तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते तो भी आपने दीवार लगा रखी, दीवार में ठोक रखी है, ठीक है ना, सीमेंट लगा के। अब जब टेम्परेचर कम करते तो इस अपनी लेंथ को कम करना चाहती। कितने से कम करना चाहती सर? इतने से कम करना चाहती। अब आप इतने से कम होने नहीं दे रहे हो, इतने से कम होने नहीं दे रहे हो, ठीक है ना।
तो फिर से क्या आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। कितना आएगा थर्मल स्ट्रेस, ये हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि एल अल्फा डेल्टा टी, यही आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो चाहे टेम्परेचर को डिक्रीज करो, थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा सर, इतना ही आएगा। थर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, इतना ही आएगा, यानी कि y अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो सर इतने से बढ़ती, लेकिन नहीं बढ़ने दे रहे हो तो थर्मल स्ट्रेस आ गया। टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो इतने से उसकी लेंथ कम होती, नहीं करने दे रहे हो तो नहीं हो पा रही, तो थर्मल स्ट्रेस आएगा। और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी सर, इतनी आएगी। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से सवाल देख लो ताकि तर जाओ तुम। देखो क्या है, टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। मटेरियल अलग है तो भाई साहब अल्फा 1 अल्फा 2 भी क्या होंगे, अलग होंगे। इसका अल्फा 1 मान लेते हैं, इसका क्या है अल्फा 2। ये दो रॉड्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। एंड यंग्स मॉडुलस y1 एंड y2, इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस y2 है। रिस्पेक्टिवली आर फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड मासिव वॉल्स, दो रिजिड मासिव वॉल्स के बीच में लगा दी गई है। The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature, ठीक है ना। There is no bending of the rods, कोई रॉड बेंड भी नहीं कर रही है। तो भाई दोनों का टेम्परेचर क्या किया है, सेम से चेंज किया है। दोनों का टेम्परेचर सेम से चेंज किया ना, ठीक है ना। दोनों का टेम्परेचर क्या सेम से चेंज किया, यानी इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया, इसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया। देर इज नो बेंडिंग, मैंने बताया ना कि आपने कुछ ऐसा लगा दिया कि रॉड बेंड भी नहीं कर सकती, जैसे मेटालिक स्ट्रिप कर जाती है, ठीक है। इफ अल्फा 1 is to अल्फा 2 is to 2 is to 3, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 की जो रेशियो है, यानी इन दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की रेशियो 2 is to 3 है, और जो इनमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो दोनों बराबर हो गया, कि भाई इस रॉड का जो थर्मल स्ट्रेस है पहली वाली का और दूसरी वाली का जो थर्मल स्ट्रेस वो बराबर डेवलप हो गया है। आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, दोनों को सेम टेम्परेचर से हीट कर रहे हो, दोनों में जो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो, तो दोनों में थर्मल स्ट्रेस आएगा। लेकिन अब कंडीशन ऐसी हो गई है कि दोनों का जो थर्मल स्ट्रेस है वो क्या है, सेम है। थर्मल स्ट्रेस इन रॉड 1, थर्मल स्ट्रेस इन रॉड 1 इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस इन रॉड 2। सर थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अभी सीखा, y अल्फा डेल्टा टी। तो पहली वाली का क्या हो जाएगा, y1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू y2 अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना। बेकार सवाल, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है, डेल्टा टी कट जाएगा। तो यहां से बता दो क्या आ गया, यहां से क्या आ गया अपने पास, हमको क्या निकालना है, y1 is to y2। तो y1 is to y2 कितना हो जाएगा सर, y1 is to y2 हो जाएगा अपने पास अल्फा 2 बटा अल्फा 1। भैया हमको अल्फा 1 बटा अल्फा 2 कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 2 is to 3। तो अल्फा 2 बटा अल्फा 1 कितना हो जाएगा, 3 is to 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 is to 2। अरे भाई साहब अल्फा 1 is to अल्फा 2 2 is to 3 है, तो अल्फा 2 बाई अल्फा 1 क्या हो जाएगा, 3 is to 2 ना। ऐसा ये क्वेश्चन आया हुआ है, नीट का क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ ना खास आता है। अब देखो हाँ फोर्स पूछ रहे तो निकाल सकते हो ना, बस एरिया से मल्टीप्लाई करना, याद करो इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, बस फोर्स पूछ लेगा, ज्यादा निकाल लोगे मुझे पता है। अब देखो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्वेश्चन क्या कंसेप्ट ही है, आपको मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा कंसेप्ट बता सकूं। जैसे कि अपने पास पेंडुलम तो जानते हो सारे के सारे, एक पेंडुलम है, हमको पता है कोई भी चीज हो, कोई भी लीनियर चीज हो, अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे तो एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना। तो अपने पास पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, मास क्या है समझो m है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अगर देखो g तो चेंज हो नहीं रहा, 2 पाई भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड में जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से चेंज होगा, लेंथ की वजह से होगा। तो मैं बोल सकता हूं वही एरर वाले मेथड से, डेल्टा टी बाई टी, ये और ये चीज तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1/2 डेल्टा L बाई L। अरे आता है ना, यहां पे एक तरह से बोल सकते हो ना, जो टी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट एल के ना। अगर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है तो डेल्टा टी बाई टी यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट एल का मतलब एल की पावर 1/2, 1/2 उछल के बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो अपने पास एक पेंडुलम था, उसकी लेंथ एल थी, मास एम था, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई और जी तो कांस्टेंट है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड क्या हो गया, डेल्टा टी बाई टी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब क्या कहता है कि बताओ अगर मैं इस पेंडुलम का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर दूं,
तो इसकी जो लेंथ है वो कितने से इंक्रीज करेगी सर? डेल्टा एल से हो जाएगी एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, एल अल्फा डेल्टा टी। अब ऐसा करते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसके टाइम को हम लोग ना स्मॉल टी से कर लेते हैं, वरना दो बड़े डेल्टा टी हो जाएंगे तो अपन को कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल टी टाइम पीरियड क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। टाइम पीरियड को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर वाला भी तो है ना एक टी। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम का टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो डेल्टा एल क्या आएगा, यानी कि इसकी जो लेंथ में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, ये आएगा। तो अगर सर लेंथ में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा। टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, हमें तो डेल्टा टी फाइंड करना, डेल्टा टी फाइंड करना है, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना होगा सर, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है सर, एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, एल से एल कट गया, तो फ्रैक्शन चेंज कितना आ गया, डेल्टा टी बाई टी, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी बाय 2। अगर आपसे फ्रैक्शन चेंज पूछे तो इतना, परसेंटेज पूछ ले कि परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ऐसे सवाल आते हैं आपसे, ऐसे सवाल आएंगे कि भैया एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ कुछ है, ठीक। अब मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो बताओ कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा टाइम पीरियड में। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी जितने टेम्परेचर चेंज किया डिवाइडेड बाय 2। परसेंटेज पूछे इनटू क्या कर दोगे, 100 आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। लेकिन आपसे सिंपल चेंज पूछे तो चेंज कितना हो जाएगा सर, सिंपल चेंज हो जाएगा डेल्टा टी बराबर टी इंटू अल्फा डेल्टा टी बाय 2। टी क्या है, पुराना वाला टाइम पीरियड, इनिशियल टाइम पीरियड, अल्फा डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। एक खुद में क्वेश्चन था, मैंने कंसेप्ट के रूप में बता दिया, बताओ है कुछ, एक क्वेश्चन है खुद में, मैं क्वेश्चन करा था अभी इसका, लेकिन मैं सोचा कॉन्सेप्ट के रूप में बताओ, ज्यादा बढ़िया है, कॉपी में लिखोगे याद रहेगा ज्यादा टाइम तक, ठीक है। तो अपने पास एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ एल है, अगर उसका टेम्परेचर मैं डेल्टा टी से करूंगा तो उसकी लेंथ में इतना चेंज आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो भाई टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो भाई अगर लेंथ में चेंज आया तो टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल। तो अगर फ्रैक्शनल पूछे तो ये निकाल देना, परसेंटेज पूछे इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर सिंपल डेल्टा टी पूछे तो टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये है अपने पास बहुत छोटा सा पार्ट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। आज का लेक्चर जो था बहुत इजी लेक्चर है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपने को याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। क्या था अपने पास, हमने स्टार्टिंग में टेम्परेचर पढ़ा, कौन कौन सी स्केल्स होती हैं ये पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, लीनियर एक्सपेंशन देखा, एरियल एक्सपेंशन देखा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखा, डेंसिटी में देखा कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बात किसकी करी, थर्मल स्ट्रेस की बात करी ना, फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखे 4-5। तो उम्मीद है आपको आज का ज्ञान सही सलामत मिल गया होगा। एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पिछली बार दिया था होमवर्क में फ्लूइड्स का, उसका आंसर सुन लो कि अगर अपने पास एक बीकर है, बीकर के अंदर क्या है, अपने पास लिक्विड है और उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाली है, ठीक है ना। अभी कैपिलराइज इतना कर रखा है, समझो लेंथ की, अभी ये कुछ h हाइट की राइज है और जो लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है वो कुछ क्या है अपने पास L है, जो टोटल लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की वो क्या है, L है। बेटा मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े बताते रहता हूं ताकि आप, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंसेप्चुअल सवाल आ जाता है यार, L, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। अपने पास एक कैपिलरी ट्यूब है, उसके अंदर h हाइट तक लेवल राइज हो रखा है, L क्या है, लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर इसको मैं छोड़ दूं, यानी कि अगर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए तो h की वैल्यू क्या होगी। काफी बच्चों ने आंसर दिया, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, ऐसा नहीं मैं देखता नहीं, मैं सब कुछ देखता हूं। तो मैंने आंसर देखा कि भाई साहब कमेंट सेक्शन में बहुतों ने आंसर इन्फिनिटी दिया है, ठीक है ना, उनको जो लगा उन्होंने दिया, ठीक है ना। लेकिन पता आंसर इन्फिनिटी तो सर कैपिलरी ट्यूब ही नहीं है, कैपिलरी ट्यूब क्या इन्फिनिटी है तो जरा इन्फिनिटी हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब क्या इन्फिनिटी है क्या, एल लेंथ की तो कैपिलरी ट्यूब है, तो राइज इन्फिनिटी कैसे हो सकता है। तो बेटा इसका जो आंसर है वो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, L। सर L कैसे, वही रीजन है
क्योंकि हमको h जो आंसर इंफिनिटी पता कैसे आता है, 2t cos थीटा अपॉन रो r। अब यहां पे g माइनस ए था तो g माइनस जी करोगे, ठीक है ना, g माइनस जी करोगे तो जीरो हो जाता, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, इंफिनिटी के करीब। लेकिन आंसर इंफिनिटी थोड़ी ना जाएगा अब, क्योंकि कैपिलरी जो ट्यूब है वो इन्फिनाइट लंबी थोड़ी ना है, तो एल लेंथ की है। वही चीज है कि होगा क्या कि जब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रही होगी तो वहां पर जाकर जो अपने पास कैपिलरी राइज है वो अपने आप को क्या कर लेगा, एल लेंथ तक जाएगा और अपना कॉन्टैक्ट एंगल और रेडियस ऑफ मेनिस्कस को चेंज करके, कॉन्टैक्ट एंगल और रेडियस ऑफ मेनिस्कस को चेंज करके अपने आप को वहीं पे सस्टेन कर लेगा एल लेंथ पर ही। यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल कुछ और है, देखो बनाओ आपके लिए कुछ, बढ़िया चीजें आनी चाहिए, कंसेप्चुअल है सब। यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल कुछ थीटा है, लेकिन जब वो गिरने लग पड़ेगा ना एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो ये नहीं कि बाहर निकल जाएगा, एच इक्वल टू इन्फिनिटी जाना चाहिए, नहीं, एल लेंथ तक जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, यहां तक जाएगा। और वो अपने कॉन्टैक्ट एंगल को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। कॉन्टैक्ट एंगल को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। देखो कॉन्टैक्ट एंगल मान लो ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी कॉन्टैक्ट एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तरह से बोलो कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि एच क्या इनफाइनाइट है, एच क्या है, इनफाइनाइट है, एच क्या है अपने पास, इनफाइनाइट है एक तरह से, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या कर जाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल क्या कर जाएगा अपना, बताओ, कॉन्टैक्ट एंगल क्या कर जाएगा अपना, चेंज हो जाएगा ना। कॉन्टैक्ट एंगल क्या कर जाएगा अपना, चेंज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल को चेंज होना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो भाई साहब यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल कुछ और हो जाएगा, थीटा डैश। अब फिर से एक सवाल, फिर से होमवर्क ये तो समझ आ गया कि सर लेंथ तो एच के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि जो हाइट होएगी कैपिलरी ट्यूब में वो लेंथ के बराबर ही हो जाएगी। किसके बराबर, लेंथ के बराबर। पानी बाहर नहीं निकलेगा। देखने में तो क्या लगता है कि सर एच इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी थोड़ी जाएगा, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी कैपिलरी ट्यूब होगी, इतनी बड़ी तो कैपिलरी ट्यूब ही नहीं। कैपिलरी ट्यूब कितनी बड़ी है, एल लेंथ की, तो जो हाइट आएगी वो एल के बराबर ही आएगी। और होगा क्या कि वो ऊपर जाके जो मिनिस्कस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, अपने कॉन्टैक्ट एंगल को क्या कर लेगा, अपने कॉन्टैक्ट एंगल को एडजस्ट कर लेगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात। तो यहां पे कॉन्टैक्ट एंगल थीटा, तो यहां पे थीटा डैश है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा डैश, क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। अब थीटा डैश ग्रेटर देन थीटा होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा थीटा डैश लेस देन थीटा होगा। मेरी फिगर पे मत जाना कि सर आपने तो थोड़ी सी ऐसे बना दिया, आपने तो हिंट दे दिया है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है, या तो थीटा डैश बड़ा होगा थीटा से, या थीटा डैश लेस देन थीटा होगा। तीसरा ऑप्शन पता नहीं। चौथा ऑप्शन थीटा आपको एग्जैक्ट पता है कि 0 हो जाएगा, या पांचवा ऑप्शन भी है थीटा आपको एग्जैक्ट पता है कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये होमवर्क है। इस बार भी अपने पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन। वैसे कायदे से तो 4 ही लगता है, लेकिन मैं एक ऑप्शन और देता हूं पता नहीं वाला, ताकि तुम्हारा कुछ तो हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दिए हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया भाई जो हाइट जाएगी वो लेंथ के बराबर ही जाएगी, तो वहां पे एडजस्ट करेगा अपने जाके कॉन्टैक्ट एंगल को। अब जो कॉन्टैक्ट एंगल आएगा वो पुराने वाले कॉन्टैक्ट एंगल से ज्यादा होगा, कम होगा। जो नया वाला कॉन्टैक्ट एंगल है वो 0 होगा, या नया वाला कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही है बात, ठीक है। तो इसके जो आंसर होंगे वो 2 सही हो सकते हैं, ठीक है, सोचना, ठीक है, मुझे बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों को ध्यान रखें, पढ़ते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। बाय बाय।